सभी का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट से याद आया, अभी किसी ने फिर से कमेंट कर दिया कि दी आप फिर से गायब हो गए। मैं गायब नहीं हुई थी, बट आपको भी पता है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मेरा काम, मेरी पर्सनल लाइफ भी है, तो मैं बीच बीच में थोड़ा सा गैप ले सकती हूँ। आप इस चीज़ की आदत आप डाल लीजिए। दूसरी चीज़, अब मैं वन शॉट्स ही लाया करूँगी, तो वन शॉट्स में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। किसी दिन मैंने 20 मिनट की रिकॉर्डिंग करी, किसी दिन मैंने 10 की, किसी दिन 15 की, इस तरह से फिर मैं करके उन्हें मर्ज करके फिर लाती हूँ, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बट कोशिश है कि हर महीने आपको मिनिमम 6 से 7 स्टोरीज़ तो सुनाई जाए। तो 6 डिफरेंट स्टोरीज़ तो मैं आपको हर महीने लाऊंगी, कोशिश कर रही हूँ। 6 से 8 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, बट उम्मीद रहेगी मिनिमम 5 से 6 तो मैं लाऊं। तो ये नया सोचा है चैनल के लिए। तो चलिए अब ज़्यादा ना बोलते हुए स्टोरी पे आते हैं। ये एक मॉडर्न एरा बेस्ड फैन फिक्शन है, ये ओमेगा वर्जन नहीं है। इसमें हमारे पुलिस ऑफिसर लांग वांग जी और रॉक स्टार वी वुशान मिलेंगे, पर दोनों के बीच में प्यार कैसे हुआ, दोनों एक दूसरे से मिले कैसे, ये भी स्टोरी का एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट है। तो चले स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वी वुशान द इवलिंग पेट्रियार्क, जिनका स्टेज नेम है, वो अपने आप में बहुत फेमस है। उनकी जैसी आवाज़ बहुत कम लोगों को मिलती है, ऐसा उनके सारे फैंस कहते हैं। उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा सुरीली, इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि बूढ़ा, बच्चा, जवान हर कोई उनकी आवाज़ में गुम हो जाता है। आज भी रॉक स्टार वी वुशान इलेक्ट्रिक गिटार के साथ एक रॉकिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लगातार गिटार के साथ साथ उनकी आवाज़ भी इस पूरे थिएटर को हिला रही है। ऑडिटोरियम का हर इंसान उनके नाम को खुद चैंट करने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। पूरे ऑडिटोरियम में इलिंग पेट्रियार्क करके श्लोक उनके नाम के शोर मचा रहे हैं। वहीं विंग एकदम अपने स्टाइल से रॉकिंग परफॉर्मेंस देने के बाद अपने गिटार को नीचे रखते हुए अपने सारे फैंस के तरफ हाथ ऊपर करके स्माइल करते हुए जोर से स्टेज से जंप लगा देते हैं, जिससे उनके फैंस और उनके मैनेजर की एक बार को दिल की धड़कन रुक जाती है। जंप लगाने के बाद थोड़े से जैसे होता है ना स्टेज के और जहाँ पे लोग खड़े होते हैं और उसके बीच के गैप के दौरान जहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनके बीच से निकलते हुए विंग अपने आगे वाले फैंस को हाथ दे शेक करने लगते हैं, जिससे अब उनके फैंस खुशी में पागल और वहीं उनके बॉडीगार्ड टेंशन में आ जाते हैं। वो विंग को वहाँ से लेकर वापस पीछे की तरफ जाते हैं, जहाँ पे उनका गुस्से में लाल मैनेजर उनका वेट कर रहा है, जिसका मुंह पूरा गुस्से में लाल है। और वो गुस्से में विंग को देखते हुए बिना कुछ ना रिएक्ट करते हुए उन्हें जोर से अपने साथ उन्हीं के पीछे जहाँ पे उनका चेकिंग रूम है वहाँ पे ले जाता है और गुस्से में विंग डोर बंद कर दे, बोलता है, विंग तुम कब बाज आओगे? ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता तुमने स्टेज से जंप लगा दी? मैं इतना डर गया था। ओ जंजा, तुम क्यों इतना डरते हो? तुम्हें पता है ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ मुझे पता है तुम कुछ भी कर सकते हो। प्लीज़ ये तुम्हारा जो स्टंट करना, अपने फैंस से मिलने के चक्कर में अपने ही सिक्योरिटी को पीछे छोड़ के आगे चले जाना मत करा करो। तुम्हें पता है तुम्हारी सिक्योरिटी को लेके सीजे कितनी टेंशन में रहती हैं। तुम्हें पता है वो तुम्हारे एक एक बॉडी गार्ड से खुद फ़ोन करके पूछती हैं तुम कहाँ हो, कैसे हो, तुम उनके वो तुम्हारा ध्यान सही से रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं। मुझसे ज़्यादा तो सीजे से वो डरते हैं। इस बात पे विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग का मैनेजर खोया नहीं, उसका भाई जांगचा और उसको हमेशा प्यार करने वाली उसकी सीजे, दोनों उसकी दुनिया है। उसके पास कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं, बस यही दोनों लोग हैं और वो इन्हीं के साथ खुश है अपनी ये लाइफ, जहाँ उसके फैंस उसे बहुत एडमायर करते हैं और वहाँ उसके ये दोनों भाई बहन उसे इतना प्यार करते हैं। विंग हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। विंग खुशी था जब अचानक से विंग के रूम के ज़ोर ज़ोर से कोई नॉक करने लगता है, जिससे जांगचा एकदम से शॉक होकर विंग को वहीं बैठा छोड़ के डोर खोलता है, जहाँ पे पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ इस इवेंट को मैनेज करने वाला इवेंट मैनेजर खड़ा हुआ है और जो घबराते हुए जांगशा को देख के बोलता है, सर बाहर मीडिया ने हंगामा कर रखा है, सर प्लीज़ आप जल्द से जल्द अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पीछे से निकल जाइए, मेरे लिए सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वहीं जांगशा ये सुन के थोड़ा हैरान ही था जब इवेंट मैनेजर भी शो करता है कि कैसे लोग इस तरफ आ रहे हैं, जिससे घबरा के अब जांगशा तुरंत विंग को लेकर पीछे की तरफ से निकल जाता है, जहाँ बॉडीगार्ड जांगशा विंग को उसकी ही कार में बैठा के ले जाते हैं। विंग को लगा था शायद उसके फैंस आ गए हैं इसलिए ये सब हुआ होगा, लेकिन जब वो लोग ऑडिटोरियम के मेन रोड के पास से जाते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं
यहाँ कोई खुशी में विंग के ऑटोग्राफ लेने या विंग के साथ फ़ोटो लेने वाली भीड़ नहीं, बल्कि विंग के खिलाफ नारे लगाने वाली गुस्से में लाल भीड़ थी, जो उसकी कार पे भी बोतलें फेंक रही है। यहाँ तक कि फोटोग्राफर लगातार उसकी फ़ोटोज़ लेने की कोशिश करे। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा है। वहीं जांगचा का चेहरा पूरी तरह से अब घबराहट में बदल चुका है। जांगचा जिसके हाथ में एक टैब है जिसे वो पढ़ रहा है कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या। विंग अब जांगचा से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही जांगचा उस बॉडीगार्ड को जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसको तुरंत इस समय विंग के अपार्टमेंट नहीं बल्कि उसके अपार्टमेंट जहाँ उसकी बहन और वो रहते हैं वहाँ ले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि जांगचा जानता है इस जगह का एड्रेस बहुत कम लोगों के पास है और वो इस समय बिल्कुल सही जगह होगी जहाँ विंग को ले जाया जा सकता है। लेकिन जांगचा वहाँ भी जाकर महसूस करता है कि आज उसकी बिल्डिंग के आसपास भी बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं। कहीं ना कहीं विंग जो कुछ समझ नहीं पा रहा है अचानक से हुआ क्या, जो थोड़ी देर पहले अच्छे से उसका जो चाइना का टूर है जहाँ वो एक सिटी से दूसरी सिटी अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, उस अचानक से वहाँ उसे लगा था कि आज ये एंड हो जाएगा, वो रेस्ट करेगा, उसकी जगह ये हंगामा क्यों हो रहा है। वो बिना टेंशन के मतलब बिना कुछ जाने समझे सिवाय टेंशन के कुछ और कर नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जांगचा जब देखता है कि उसके बिल्डिंग के आसपास भी रिपोर्टर्स हैं तो वो अब तुरंत ड्राइवर को वहीं छोड़कर खुद ड्राइव करने के लिए आगे चला जाता है बिना विंग को कुछ बोले और गाड़ी बहुत ज़ोर से ड्राइव करके दूर ले जाने लगता है उनकी उस जगह जहाँ वो इस सिटी से पहले पहुँचे थे, यानी उनका पुराना घर जहाँ पे उसके फादर मदर पहले रहा करते थे लेकिन बाद में उनकी डेथ हो गई। जियांग मेंशन जो बहुत बड़ा नहीं एक छोटा सा घर है, आउटर सिटी पे बना हुआ घर, सिटी के बिल्कुल बाहर जो छोटा सा एक शहर अटैच होते हैं उसी तरीके से वो एक छोटा सा शहर है जो इस बड़ी सी सिटी से अटैच्ड है और वहीं पर उनका वो जियांग मेंशन है जहाँ विंग को लाते हुए जांगचा कुछ बोल नहीं रहा लेकिन विंग बहुत परेशान है। इतने दिन बाद वो जियांग मेंशन आए हैं, ये चीज़ विंग भी देखकर हैरान है। विंग अब जब जांगचा गाड़ी बिल्कुल मेंशन के बाहर पहुँच रोकता है तब एकदम से गुस्से में बोलता है, जांगचा तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? 1 घंटा हो गया है मुझे तुमसे यही सवाल पूछते हुए, हुआ क्या है, पर तुम कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो। वो जांगचा जब देखता है क्या वो बहुत दूर आ चुका है और यहाँ आसपास में किसी के होना पॉसिबल नहीं है तो वो एकदम से अब वो टैप जो उसने अभी साइड वाली एक चेयर पे मतलब कार की सीट पे फेंका था उसे उठा के सीधा विंग के हाथ में देख के बोलता है, खुद देख लो। जिसे विंग घबरा के उस टैप को खोलता है और हैरान हो जाता है। हेडलाइंस जो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था, एलिंग पेट्रियार्क ने अपनी ही कंपनी एजेंसी में न्यू ट्रेनी को सेक्सुअली मेंटली हैरेस किया है। वो उसे बुली करते थे, उसके इनडायरेक्टली फेवर लिया करते थे। इस तरह की न्यूज़ आर्टिकल्स इस समय पूरे मीडिया में है। इतना ही नहीं, इन आर्टिकल्स के नीचे एक जो वीडियो भी प्ले हो रही है जहाँ पे वो इंटर्न जिसका नाम है मो शुआनु अपने रोते हुए इंटरव्यूज़ दे रहा है जहाँ वो सबको बता रहा है किस तरीके से मो शुआनु को विंग इन एप्रोप्रिएट वे में टच करता था, उसे ज़बरदस्ती फेवर्स लिया करता था, उसे फ्यूचर में सपोर्ट करने के बहाने अपने साथ सेक्सुअली इंगेज होने के लिए मजबूर किया करता था। कहीं ना कहीं ये न्यूज़ पढ़ते ही विंग के हाथ से वो टैप वहीं कार में छूट जाता है। विंग की आंखों के आगे जैसे ब्लड सा हो जाता है, उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। उसे अचानक से फ्लैशबैक्स आ रहे हैं जहाँ मो शुआनु एक कोने में चुपचाप से बैठा हुआ घबराया सा इंटर्न रहता है। विंग ने तो 1-2 बार उसकी मदद ही करने की कोशिश की, कभी उससे बात भी नहीं करी। वो दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप था जहाँ मो शुआनु एक न्यू ट्रेनी है तो वहीं विवशान इस एजेंसी का सबसे बड़ा रॉक स्टार। दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप था। उसके बावजूद भी विंग एक बार जब वो अपनी ट्रेनिंग के वाले रूम में परेशान होकर गिर गया था तो उसे क्रॉस करते हुए विंडो से देखकर विंग अंदर जाकर उसे बहुत प्यार से कंधे पे हाथ रख के समझाता है कि शुरुआत में उसके लिए भी हार्ड था, वो कोशिश करता रहेगा तो आगे बढ़ेगा। सिर्फ इतनी ही देर की विंग को मो शुआनु के साथ की मुलाकात याद है, लेकिन अब उसे भी किस तरीके से दिखाया जा रहा है। कैमरा जहाँ पे मो शुआनु फ्लोर पे बैठा हुआ है और विंग उसके कंधे पे हाथ रख के बैठा है। विंग और उसके बीच में क्या बात हुई ये तो नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन ऐसा शो किया जा रहा है कि ये वो रील है जिसमें साफ देखा जा सकता है किस तरीके से विवशान मो शुआनु के ट्रेनिंग रूम में आकर उसे इनअप्रोप्रिएट वे में टच करता था।
एक बार की इस चीज़ को इस तरह से नेगेटिवली दिखाना, मोशानु का ये इंटरव्यू विंग की पूरी इमेज, पूरी करियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी था। ये बात जंशा जानता है। उसके दिमाग में इस समय विंग की इमेज नहीं बल्कि विंग की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो विंग को तुरंत कार से रूम घर के अंदर लाने लगता है। विंग एक अजीब सी स्टेज में है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। थोड़ी देर पहले मुस्कुराने वाला विंग, सबके बीच में परफॉर्मेंस देने वाला विंग जैसे कुछ समझ नहीं पा रहा है। ये हुआ क्या? कुछ ही पल में उसकी ज़िंदगी कैसे बदल गई? इतनी बड़ी एलिगेशन उसके ऊपर क्यों? उसने क्या किया? उसने तो मोशान के साथ कुछ गलत नहीं किया, क्यों मोशान उसके साथ इतना गलत कर रहा है? विंग के दिमाग में ये बातें हैं पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। विंग को अब जंशा रूम में छोड़कर तुरंत अपने फ़ोन को बाहर निकालता है, जहाँ लगातार याली के कई फ़ोन आ गए, लेकिन जंशा ड्राइव करने के कारण उठा नहीं रहा था। अब वो जैसे ही फ़ोन उठा के याली को बताता है कि विंग उनके पुराने घर पे है, तो याली भी वहाँ तुरंत आने का अपना प्रस्ताव रखती है, जिस पर जंशा साफ मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस समय उसकी चीज़ें यहाँ आए। घर के बाहर ऑलरेडी कैमरामैन और एक तरह से रिपोर्टर्स हैं और वो याली का पीछा करते हुए यहाँ भी आ सकते हैं। इसे जंशा उन्हें वहीं रहने का बोलकर उनसे मिलने ही चला जाता है क्योंकि वो जानता है इस समय सीजे बहुत परेशान होंगी। दूसरी तरफ विंग अकेला विस्कर रूम में बैठा हुआ है। उसे अचानक से अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ से जाते हुए जंशा उसके पास बस उसका फ़ोन ही छोड़ गया था, बिना ये जाने कि ये फ़ोन भी विंग के पास छोड़ना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो सकता है, क्योंकि अब विंग लगातार अपने ही फ़ोन से अपने वीबो अकाउंट को चेक कर रहा है। वो देख रहा है कैसे उसके अकाउंट के नीचे एक टाइम पे जो फैंस उसको एडमायर करते थे, अब वो उसे कैसे कैसे कमेंट बॉयकॉट वी वुशान के हैशटैग चल रहे हैं। उसके जितने भी ब्रांड्स के साथ एक तरह से उनका ब्रांड एम्बेसडर बन के काम करता है, उन ब्रांड्स के पेज के नीचे भी फीडबैक्स में लोगों ने विंग के खिलाफ गुस्सा शो करना शुरू कर दिया है। एक रात में विंग की ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी, विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो तो एक शांति से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, पर मोशान उसके साथ क्यों ऐसा कर रहा है उसे भी समझ नहीं आया। वहीं भी विशान इस समय अपने रूम में अकेले बैठ के अपने फ़ोन्स में ये सब देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूरी मीडिया में हंगामा मचा पड़ा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को भी टैग कर दिया गया है। कैसे एक ट्रेनी के साथ इतना सब कुछ गलत हो रहा है, वो बातें बोलनी शुरू कर दी है। जंशा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि वो चीज़ संभाल पाए, लेकिन इससे पहले जंशा या याली विंग की कुछ मदद कर पाते। विंग की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब खुद विंग की एजेंसी के हेड जो इस समय हैं यानी मिंग याओ खुद पब्लिक में आके विंग की साइड से माफ़ी मांग लेता है, बिना विंग से पूछे, बिना विंग से कुछ जाने, बिना विंग के मैनेजर को इन्फॉर्म करे। मिंग याओ पब्लिकली सबके सामने सॉरी मांगता है कि उसकी एजेंसी में मोशान के साथ इतना गलत हुआ। वो इस चीज़ के लिए अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल मानता है और वो पूरी पुलिस के साथ सपोर्ट करेगा और इसके अगेंस्ट खुद अपने ही ट्रेनी के अगेंस्ट वो एफआईआर करेंगे। कंपनी खुद विवुशान के अगेंस्ट आकर स्टेटमेंट दे रही है, अपॉलजीज मांग रही है। ये देखकर थोड़ी बहुत जो विंग के फ्रेंड्स थे जो होप कर रहे थे कि शायद ये फेक है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है शायद मोशानु का, अब वो फैंस भी शायद विंग के अगेंस्ट आ चुके हैं एक एक करके। जैसे विंग के चारों तरफ दुनिया ने उसके खिलाफ होना शुरू कर दिया है। ब्रांड्स ने भी अब विंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। इस तरह की अनाउंसमेंट्स आपने अपने ऑफिशियल पेज पे स्टोरीज डालनी शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी तरफ अब एजेंसी ने या वो कोई भी लीगल प्रोसेस होगा उसमें सपोर्ट करेंगे। ऑफिशियली जब बोला तो अब ऑफिशियली विंग के खिलाफ एक एफआईआर भी लॉन्च होती है। यह एफआईआर लॉन्च होने के बाद तुरंत एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी जाती है। पुलिस ऑफिसर्स जो बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं, रैंक पे हैं, उन्हें तुरंत बुलाया जाता है। बड़े बड़े ऑफिसर इस समय पुलिस हेडक्वार्टर यानी जो मेन सिटी का हेडक्वार्टर है उसमें इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे पुलिस कमिश्नर बीच में एक फाइल रखते हुए सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखकर अपनी तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, ये एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसी और का नहीं बल्कि 2 लोगों का है। एक इस चाइना की सबसे बड़ी म्यूज़िकल एजेंसी और
चाइना का सबसे बड़ा रॉक स्टार वी वुशान यानी लिंग पेट्रियार्क। हमें ये केस पे जल्द से जल्द काम करना चाहिए। पुलिस का नाम भी इस केस से अब इन्वॉल्व किया जा रहा है। मीडिया पब्लिक आउटरीच जो है उस हिसाब से हमें जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट कर देनी चाहिए। वैसे भी चीज़ सबूत अभी मीडिया में है और हमारे पास है, उससे हमें जल्द से जल्द उस विवशान को अरेस्ट करने के लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो रिकॉर्ड कर रखने चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर ऑलरेडी विवशान एक कल्प्रेट है सोच के उसे अरेस्ट करने के लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बाकी सब लोगों को तो सही लग रहा है, क्योंकि ऐसा करके वो तुरंत इस केस को बंद कर देंगे। पब्लिक का जो आउटरीच है, गुस्सा है, उसे कंट्रोल कर लेंगे। मीडिया में उनकी वाहवाही होने लगेगी कि वाह उन्होंने इतने बड़े रॉक स्टार को एकदम अरेस्ट कर लिया। ये सब लोग सोच रहे हैं, पर इन सब के बीच में एक ईमानदार, एक ट्रू ऑफिसर जो लोगों की बातों से नहीं बल्कि सबूतों पे विश्वास रखने वाला, एकदम शांत, लीगल्स और पॉलिटिकल्स के प्रेशर से हट के काम करने वाला ऑफिसर ही इस केस की फाइल को सबसे पहले पिक करता है। जहाँ बाकी सारे ऑफिसर कमिश्नर के साथ किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमें अब अरेंज करने चाहिए वो बातें कर रहे थे, वहीं एक स्ट्रिक्ट आवाज़, एकदम सॉलिड आवाज़ आती है, मैं इस केस को लेना चाहता हूँ। अचानक से अब सारे ऑफिसर्स एकदम से सामने वाले पर्सन को देखने लगते हैं। सब लोग सजेशन तो दे रहे थे, सारे पुलिस ऑफिसर अपने कमिश्नर को खुश करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या करना चाहिए बता रहे थे, लेकिन कोई भी इस केस को सामने से लेने के लिए तैयार नहीं था। ऑब्वियसली कुछ गड़बड़ हुई तो मीडिया का गुस्सा और नाम तो बदनाम जो होगा वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसलिए तो सारे सिर्फ राय ही दे रहे थे, कोई भी इस केस को टच नहीं कर रहा था। जब अचानक से ऑफिसर लांगवांग जी आगे से अपनी इच्छा रखते हैं कि वो ये केस लेना चाहते हैं, तो आप पुलिस कमिश्नर भी तुरंत अग्री हो जाते हैं। उन्हें अपने ऑफिसर लांगवांग जी पे बहुत ट्रस्ट है। बड़े बड़े लीगल फ्रॉड्स वाले केसेस में भी ऑफिसर लांगवांग जी जिस तरह से सबूत इकट्ठे करके लाते हैं, उस चीज़ से उन्हें पता है कि वो इस केस में भी अच्छे सबूत इकट्ठे कर सकते हैं। इसे कमिश्नर खुशी से वांग जी के हाथ में ही वो फाइल देखकर उनके कंधे पे हाथ रखे, तो मैं ये केस तुम्हें ही देता हूँ। वैसे ऑफिसर लांगवांग जी, मैं चाहता हूँ आप इस केस पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। ये ऑलरेडी ओपन एंड शट केस है, आपको कुछ ही सबूतों की बस ज़रूरत है, उसके बाद ये केस जल्दी बंद हो जाएगा। मुझे आपके लिए आगे की और केसेस के बारे में भी बात करनी है। ये बोलता हुआ कमिश्नर जैसे लांगवांग जी ये काम कुछ दिन में कर देगा, कॉन्फिडेंस शो करता हुआ वहाँ से चला जाता है। वहीं लांगवांग जी सबसे पहले तो आप उस केस फाइल को खोलते हैं। ऑलरेडी जब केस ओपन हो चुका है तो तुरंत चांगशा जो लांगवांग वी वुशान का मैनेजर है उसे तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है कि वी वुशान के साथ वो पुलिस एक तरह से स्टेशन पहुंच जाएं, क्योंकि अब स्टेटमेंट लेने का टाइम आ चुका है। वी वुशान जो 2 दिन से अपने घर पे पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार बन चुका है, लगातार वो सिर्फ अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे और वीवो पे अपने खिलाफ कमेंट्स, लोगों का गुस्सा, उसी के फैंस पेज जो पहले उसे सपोर्ट करे थे उनका अपॉलजी के साथ अपने फैन पेज बंद करना, ये सब देखकर वो बहुत डिप्रेशन में था। जब उसको पास उसी का भाई अपने कुछ बॉडीगार्ड और लॉयर के साथ पहुंचता है, तो वी वुशान बिना कुछ बोले एक बड़ी सी हुडी पहने, बड़े से सन ग्लासेस लगाए हुए अपने भाई के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे मीडिया हाउसेस थे जो वी वुशान का ही वेट कर रहे थे, बट एक बार भी वी वुशान के फोटोग्राफ खींचने का जांचा उसके बॉडीगार्ड मौका नहीं देते। वी वुशान इंट्रोगेशन रूम में बैठा हुआ है, जहां उसने बड़ी सी हुडी से अपना फेस कवर करा हुआ है। सनग्लासेस तो उसके उतर गए हैं, लेकिन फेस उसका नीचे है। उसके साइड में उसका लॉयर बैठा हुआ है। जब रूम के अंदर एक बड़े बड़े कदमों की आवाज़ें आती हैं, ऑफिसर लांगवांग जी अपनी यूनिफॉर्म के साथ रूम में घुसते हैं। पहले एक फाइल और अपनी कैप साइड में रख के वी वुशान के बिल्कुल अपोजिट में बैठ जाते हैं। लांगवांग जी सबसे पहले उस लॉयर को देखता है, बोलता है तुरंत के तुरंत आप रूम से बाहर चले जाइए, मुझे इनकी स्टेटमेंट लेनी है। लॉयर कोशिश करता है कि वो यहीं पे बैठे विंग उसी के सामने सारे स्टेटमेंट दे, पर जब वांग जी अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस के साथ उसे दूसरी बार कमांड करता है तो वो रुक नहीं पाता, लेकिन वो जाते जाते विंग को सोच समझ के स्टेटमेंट देना बोल के चला जाता है। जैसे वो लॉयर ऑलरेडी सोचता है कि विंग गलत है, उसने तो एक बार भी विंग से कुछ पूछा ही नहीं,
उसकी बात लगातार सिर्फ जांगचन से ही हो रही है। विंग चुप बैठा हुआ था जब वांग जी दोबारा से स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, वी वुशान, आप मुझे अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्या आप मुझे अपनी साइड की स्टोरी बताना चाहेंगे? लांग वांग जी, जिसकी आवाज़ बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन बात ऐसी जो आज तक विंग से अभी तक किसी ने पूछी ही नहीं। अब तक कोई भी विंग से ये तो पूछ ही नहीं रहा है कि विंग का साइड क्या है। वो पहला इंसान जो विंग से ये पूछ रहा है वो ये पुलिस ऑफिसर है। विंग अब फाइनली अपना फेस ऊपर करता है। उसका वो ब्यूटीफुल फेस जो विदाउट मेकअप भी बहुत ब्यूटीफुल है, अब क्लियरली वांग जी को दिख रहा है, जो काफ़ी पेल भी लग रहा है, आंखें सूजी भी लग रही हैं। शायद काफ़ी टाइम से ये इंसान रो रहा था या परेशान हो रहा था। बाल बिल्कुल सिंपल, आज कोई हेयर स्टाइलिस्ट से स्टाइल किए हुए बाल नहीं, बल्कि खुद शायद कॉम भी मुश्किल से किया होगा, ऐसे बिखरे हुए बाल, पर चेहरे पे एक सिंपल मासूमियत, आंखों से कहीं कोई एक ऐसा इंसान जो दूसरे को टॉर्चर करे, दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रिश्ते बनाए, वो वाला तो ये आंखें नहीं लग रही हैं। वांग जी जो एक पुलिस ऑफिसर है और बहुत सारे क्रिमिनल्स को डील करता है, फिर क्रिमिनल कैसे दिखते हैं वो अच्छे से जानता है। चाहे चेहरा कितना मासूम हो, पर उनकी आंखें साफ कुछ कुछ बयान कर ही देती हैं, और वो इनकी आंखें जैसे उसकी सच्चाई ही बयान कर रही हैं। इसलिए वांग जी विंग को अभी भी देख रहे हैं। अब विंग अपनी टूटी हुई हंसी के साथ थोड़ा सा परेशान होता हुआ बोलता है, आप मेरी स्टोरी जानना चाहते हैं? क्यों क्यों जानना चाहते हैं आप? ऑलरेडी मेरी स्टोरी तो सब लोग आपको बता ही चुके हैं। मैं एक ऐसा सीनियर हूँ जो अपने जूनियर्स के साथ गलत करता है। मैंने वो शानी के साथ गलत किया है। यही तो आजकल मेरी नई स्टोरी है। वांग जी एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस से बोलता है, मीडिया में क्या चल रहा है मैं उस बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूँ। अब वांग जी मो शानी के दिए हुए स्टेटमेंट को विंग के सामने पढ़ने लगता है, जिससे विंग के चेहरे पे और उदासी आ जाती है। विंग कुछ नहीं बोल पा रहा है क्योंकि इसे यकीन नहीं हो रहा मोशानु ने उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं। वहीं वांग जी विंग के सामने जब वो स्टेटमेंट पढ़ रहा है तो बीच बीच में विंग से क्वेश्चंस भी कर रहा है। जैसे मोशानु ने बोला कि एक पर्टिकुलर डे लाइक एक थर्सडे विंग ने उसको अपने पास बुलाया था, तो आप उस थर्सडे कहाँ थे? विंग जो बहुत सैड भी है, पर वो अपने स्टेटमेंट लगातार दे रहा है, जैसे वो उसके अकॉर्डिंग उस थर्सडे अपनी जो उसकी चाइना के ट्रिप और टूर चल रहे हैं उनमें बिजी था, इस तरह की बातें बता रहे हैं। इन शॉर्ट ये पहला पुलिस ऑफिसर है जो मो शानु के दिए हुए स्टेटमेंट से विंग के स्टेटमेंट को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विंग का चेहरा विंग के स्टेटमेंट से वांग जी को कुछ ही पल में महसूस हो गया। चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई जा रही हैं। जहाँ एजेंसी मो शानु ने जो बोल रहा है उसको सच मानकर उसको प्रूफ्स दे रही है, यानी पुलिस ऑफिसर्स को वांग जी को प्रूफ्स दे रही हैं कि मो शानु की स्टेटमेंट सही है, वहीं उन स्टेटमेंट से बिल्कुल अपोजिट वी वुशान की स्टेटमेंट है। विंग अपनी स्टेटमेंट दे चुका है, मो शानु अपनी स्टेटमेंट दे चुका है, कंपनी वाले अपनी साइड से स्टेटमेंट और प्रूफ दे चुके हैं, पर तीनों में बहुत बड़ा गैप है। वांग जी को कुछ ही पल में महसूस हो जाता है। इसलिए वांग जी विंग को अरेस्ट नहीं करता, बल्कि वहां से जाने की परमिशन दे देता है, जो जांगचा और लॉयर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। वो तो पहले से ही विंग के बेल के पेपर लेकर कोर्ट से आ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि आज शायद विंग को यहीं अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन जब विंग को फ्री करने के लिए वापस उसके घर भेजने की बात की जाती है तो वो लोग खुश होकर विंग को बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन बाहर तो कुछ और ही माहौल था। बाहर तो बड़ी बड़ी मीडिया अब गुस्से में न्यूज़ रिपोर्टिंग करना शुरू कर देती है। अब चारों तरफ मीडिया हाउसेस में न्यूज़ फ्लैश होने लगती है कि वी वुशान को छोड़ दिया गया, पावर जीत गई लॉ के सामने, ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है जैसे सचमुच में विंग एक बहुत बड़ा कल्प्रेट था और उसने अपने पैसे और पावर की यूज़ से अपने आप को अरेस्ट होने से बचा लिया। ये न्यूज़ दी जा रही है। वहीं भीड़ लोग जो पहले से पुलिस के स्टेशन के सामने थे, वो ये बात सुन के इतना गुस्से में आ जाते हैं, वो कार जिसमें विंग आया था उस कार को ही आग लगा देते हैं। भीड़ इतनी बेकाबू हो जाती है कि चारों तरफ पत्थर फेंकना और वो सब शुरू हो जाता है। जंगचा और यहाँ तक कि लॉयर जो जंगचा के साथ आया था वो भी घबरा जाता है। विंग को यहाँ से कैसे ले जाया जाएगा, यही बातें सोची जा रही है। जब ऑफिसर लांग वांग जी अपने टीम के साथ बाहर आते हैं
पुलिस वाले जब डंडे बजा बजा के लोगों को भगाते हैं तब जाके उन्हें होश आता है विंग को यहाँ से कहाँ ले जाया जाए। यही बातें चल रही थी जब ऑफिसर लंग वांग जी खुद विंग को अब जंगचा के साथ गार्ड करते हुए ले जाने की डिसाइड करते हैं। थोड़ी दूर पे जाके जंगचा के पास याली का कॉल आता है, जहाँ याली को पता चलता है कि उनके पुराने पड़ोसी भी अब वीर विशान वहाँ हैं। ऐसी स्टेटमेंट मीडिया के सामने दे रहे हैं। इन शॉर्ट उन्हें फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है, मीडिया में इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है, टीवी पे आने का मौका मिल रहा है, वो कैसे छोड़ते। इसलिए वो सच बता देते हैं कि विंग यहीं पर है, 2 दिन से वो यहीं इसी घर में रह रहा है, यहीं विंग बचपन में बड़ा हुआ था। ये इस तरीके से जब बोला जाता है तो वहाँ पे अब विंग सेफ नहीं है। ये बात भी जंगचा समझ जाता है। जंगचा वांगजी से ही रिक्वेस्ट करता है कि क्या कोई ऐसी जगह जहां पुलिस उन्हें विंग को सेफ ले जा सके या विंग सेफ रह सके बता सकता है। जिस बात पे वांगजी जो एक अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान को पहले से ही कैसे वो कल्प्रेट है डिसाइड करके लोगों की भीड़ में धक्का दे रहे, जब उसे पहले से ही शक हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो इसलिए वो आगे आके जंगचा के सामने वो वीर विशान को अपने साथ ले जाएगा बोल के जंगचा को उनकी एजेंसी के पास छोड़कर विंग के साथ ड्राइव कर रहे हैं, जहाँ विंग कुछ नहीं बोल रहे हैं। कार में वो बैठा हुआ है और बाहर की तरफ देख रहा है, जैसे एक पल में आज उसने लोगों की आंखों में इतना गुस्सा अपने नाम के इतने मतलब एक तरह से हाय हाय करके सुना तो उसे रियलाइज़ हुआ कि ये कैसे वो इन चीज़ों के लिए कभी बना ही नहीं था। वो एक छोटा सा सिंगर था, वो तो सिर्फ अपनी फ्लूट बजाकर अपने म्यूज़िक को एंजॉय करना चाहता था। उसने कभी रॉकस्टार बनने के सपने देखे ही नहीं थे। वो तो सिर्फ अपने म्यूज़िक के लिए सिर्फ अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहता था। पर ज़िंदगी से कहाँ ले आई ये पब्लिसिटी, ये सब स्टंट भी हुआ तो उससे क्या होगा? क्या विंग पहले जैसा हो पाएगा जो वो अब लोगों के बीच में अपने लिए देख चुका है? क्या वो इन चीज़ों को भुला पाएगा? जहाँ उसे कोई प्यार नहीं कर रहा, वो दोस्त, वो लोग जो पहले उसके सेलिब्रिटी फ्रेंड बने हुए थे, वो लोग भी उसके सपोर्ट में एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे। ऐसी सिचुएशन को देखकर विंग बहुत ज़्यादा डिप्रेस और सैड है। जहाँ वांगजी उसे बहुत आराम से अपने ही घर के एक्स्ट्रा रूम, जो उसके घर में 2 रूम हैं, उसमें से एक रूम में छोड़कर बाहर चला जाता है वापस अपने पुलिस स्टेशन हालातों को देखने। वांगजी पूरा टाइम अपनी पुलिस ऑफिसर वाली ड्यूटी को निभाकर सब चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, तो वहीं विंग अकेले वांगजी के एक रूम में बैठा हुआ है, एक कंप्लीट स्ट्रेंजर जिसे विंग आज सुबह मिला, जिसे विंग आज के बाद से पहले कभी नहीं जानता था। वो स्ट्रेंजर विंग को सेफली अपने घर पे लाके बैठाया हुए है। कोई है जो अभी भी विंग पे इतना ट्रस्ट कर रहा है? ये देखकर उसके मन में वांगजी के लिए एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी आ रही है। वहीं वांगजी अब जब घर वापस आता है तो अकेले नहीं बल्कि उसके हाथ में 2 बड़े बड़े कॉफ़ी के मग हैं जो वो रास्ते के ही कैफ़े से खरीद के लाए हैं। वांगजी उनमें से एक कॉफ़ी मग विंग के सामने रखते हुए, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम यहीं मेरे घर रह सकते हो, ये बोलता हुआ वांगजी जैसे विंग से सिर्फ एक फॉर्मली उसको सपोर्ट कर रहा हो ऐसा शो करता हुआ अपने रूम में वापस चला जाता है। विंग वांगजी के इस एक्स्ट्रा स्पेयर रूम में बैठे हुए उस कॉफ़ी मग को देखते हुए समझ नहीं पा रहा है कि वो कैसा रिएक्ट करे, पर कहीं ना कहीं वो भी थक गया है। उसकी बॉडी को भी कुछ एनर्जी चाहिए, उसको भी बहुत ज़्यादा अपना शुगर लो लग रहा है, तो इसलिए वो कॉफ़ी मग को लेकर तुरंत ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक करते ही विंग की आंखें बंद हो जाती हैं और उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, कैसे वो पहली बार अपने अंकल और आंट की डेथ के बाद जो उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स थे, बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। उस समय ये म्यूज़िक ही था जिसने उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकाला था। 14 साल का विंग कोई बहुत बड़ा सिंगर बनना नहीं चाहता था, वो तो बचपन से म्यूज़िक सुनना प्ले करना पसंद करता था, लेकिन जब वो लगातार म्यूज़िक में ही इंटरेस्ट शो करने लगा तो उसकी बड़ी बहन याली ने उसे सबसे अच्छे म्यूज़िक एकेडमी में एडमिशन करवा दिया था, जहां विंग ने म्यूज़िक में ही करियर बनाने का डिसीजन लिया। अपनी छोटी सी म्यूज़िक एकेडमी से ही विंग ने अपना फर्स्ट ऑडिशन दिया था। 2 साल में उसने म्यूज़िक एकेडमी में इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि उसके प्रिंसिपल खुद विंग को ऑडिशन के लिए लेके गए थे, और जहां विंग ने फर्स्ट टाइम
ऑडिशन में इतना अच्छा कमाल कर दिया कि तुरंत उसे एम गोल्ड एजेंसी ने अपना एक एम्प्लॉयर या ये कह देते हैं इंटर्न बना लिया। विंग 16 साल की उम्र में और 10 साल से बिना रुके बस मेहनत करते जा रहा है। कुछ टाइम में उसे इस इंडस्ट्री में 10 साल होने वाले थे। उसके उस कॉन्ट्रैक्ट को जो एम गोल्ड एजेंसी में था उसे 10 साल होने वाले थे। विंग के ने इन 10 साल में अपनी दिल धड़कन जान खून पसीना सब लगा रखा था सिर्फ अपने करियर में। वो पहले सिर्फ एक म्यूजिशियन बनना चाहता था, एक सिंगर, लेकिन बाद में जब उसे सक्सेस मिलने लगी, उसे पैसे मिलने लगे, उसके कारण उसकी बहन और उसके भाई की लाइफ अच्छी होने लगी, तो उसने जैसे अपना गोल पूरे चाइना का नंबर 1 सिंगर बनाने पे लगा दिया, जो उसने अचीव भी किया। उसकी इतनी सारी एल्बम्स अब तक हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहती हैं। उसकी फर्स्ट एल्बम से लेकर उसकी लेटेस्ट एल्बम तक हर कोई उसके हर एक गाने को जैसे हमेशा तारीफ़ करता हो, हर कोई रिव्यू देने वाले उसके हर म्यूज़िक एल्बम को 5 स्टार्स ही देते हैं। इन शॉर्ट, विंग ने अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा पीक पर आकर जब ये दर्द महसूस किया तो अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद ये पुराना विंग होता तो कुछ हिम्मत कर सकता, लेकिन अब तो उसे अपने आगे सिर्फ डार्क ही दिख रहा है। क्या सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? जी की शादी भी तो उसकी इस करियर की वजह से हुई थी। उसकी किसी जिस कंपनी में काम करती थी, जिन इंडस्ट्री उसी के बॉस यानी जिन कॉन्शान के ने अपने बेटे से उसकी शादी इसी कारण तो करवाई थी, जब उसे पता चला था कि यानली का भाई कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार रॉक स्टार वीर वुशान है। अब क्या वो जिन कॉन्शान अपने अपने बेटे से उसकी सीजी का डिवोर्स करवा देगा? क्या सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? विंग के ये पूरी बेताबी बेचैनी हर बात क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, उसे सोने नहीं देती। पूरी रात विंग ऐसे ही उसी सोफे पे उसी पोजीशन में बैठा रहता है जैसा लांग वांग जी उसे रात में छोड़ के गया था। सुबह लांग वांग जी जब विंग के रूम में आता है तो वो देखकर हैरान है कि विंग अभी भी सोफे पे बिल्कुल वैसे ही बैठा हुआ है। अभी भी उसकी नज़रें बाहर से विंडो की तरफ है जहाँ से हल्की हल्की अब सनलाइट आ रही है। वांग जी विंग के बिल्कुल पास आता है तो देखता है कि विंग एक पुतला बना हुआ बैठा है। वांग जी इससे पहले विंग से कुछ बोल पाता, विंग धड़ाम करके वांग जी के सामने ही एकदम से फ्लोर से नीचे गिरने लगता है, जिसे वांग जी विंग को तुरंत कैच कर लेता है। अब विंग बेहोशी में वांग जी की बाहों में है और वांग जी विंग के चेहरे को देख रहा है, एक मासूम चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा। शायद यही कारण है कि लड़कियां इस चेहरे पे पागल हैं। ये खूबसूरत मासूम चेहरा जिसके अंदर कोई भी छल कपट नहीं दिखता, ये मासूम सा चेहरा जिसमें कहीं से भी ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो इतने छोटे बच्चे को मतलब जो मो श्वानो है वो भी सिर्फ 18 ईयर का है, सिर्फ 18 साल के बच्चे के साथ ऐसी हरकतें करे। वांग जी का दिल भी मानने को तैयार नहीं है। जो सचमुच में इस इंसान को जानते होंगे क्या वो इन बातों पे यकीन करेंगे? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि वांग जी तो एक स्ट्रेंजर होकर इस इंसान के ऊपर इतने बड़े जो इल्ज़ाम लगाए उस पर यकीन नहीं कर पा रहा है। वांग जी ये बात सोचता हुआ विंग को तुरंत अपनी बाहों में उठा के तुरंत बेड पे लेटा देता है, हल्का सा उसके माथे को चेक करता है और तुरंत किसी और को नहीं बल्कि अपने ब्रदर को कॉल कर लेता है। उसे पता है कि अगर मैं किसी और को बुलाऊंगा तो ये बात फिर से मीडिया तक पहुंच जाएगी। वो डॉक्टर के जो भी यहाँ आएगा वो किसी मीडिया में ये बात फैला सकता है, इसलिए वो सिर्फ इस समय ट्रस्ट करता है अपने भाई डॉक्टर लाइन शिचैन पे। शिचैन अपने भाई के घर आकर जब देखते हैं कि एक रॉक स्टार या ये बोलो द फेमस ईलिंग पेट्रियार्क उसी के भाई के घर पे है तो वो तो पहले थोड़ा शॉक हो जाते हैं, पर वो विंग को चेक करके वांग जी को बताते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुका है, इसने शायद पिछले कुछ दिनों से ना ही ठीक से कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है और अपने आप को इसी तरीके से बिना कुछ खाए पिए बिना सोए रेस्ट दिए पनिश कर रहा है। कहीं ना कहीं वांग जी विंग के बारे में जो ये सुनता है तो उसे हल्का सा दिल में दर्द होता है। वहीं वांग जी की आंखों में विंग के लिए वरी देख के शिचैन बड़े प्यार से वांग जी के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ मेरे भाई, तुम वो टैलेंट कैरी करते हो जो हर किसी के अंदर नहीं है। बड़े बड़े कल्प्रिट अपने चेहरे के पीछे जो राज छुपाना चाहते हैं
तुम एक बार में ही उन्हें पहचान लेते हो, जैसे तुम इस मासूम चेहरे के पीछे शायद कोई भी गुनहगार नहीं है, ये भी समझ चुके हो। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये बोलकर शिचैन जिसे वांग जी की बातों पे एग्री करते हुए उसे कुछ हेल्प करना चाहते हैं। वहीं वांग जी जिसे आइडिया नहीं था कि उसके गगा अचानक से ये बातें क्यों बोल रहे हैं, वो भी क्यों सोचते हैं कि विंग एक इनोसेंट है, वो तुरंत आप वह अपने गगा के साथ विंग को मेडिसिन देकर बाहर से अपने फ्लैट को लॉक कर रख कर, ताकि कोई यहाँ के विंग के साथ कुछ गलत ना कर पाए या ये वो लोग उसको फ़ोटो ना ले पाए या कोई घुस ना पाए, इसलिए वहाँ से चला जाता है। अब उसके गगा किसी और से नहीं बल्कि उसी के हॉस्पिटल में एक मेल नर्स से उसे मिलवाते हैं। ये नर्स का नाम है नी हुसैन। जब वांग जी से मिलता है तो शिचैन उसे बताते हैं कि यही वो पुलिस ऑफिसर है जो विंग का केस हैंडल कर रहा है। अब नी हुसैन पहले हल्के से अपना पसीना पूछता है और फिर घबराता हुआ वांग जी के सामने बैठ जाता है। वांग जी एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में नी हुसैन से पूछते हैं, क्यों मिलना चाहते थे तुम मुझसे? नी हुसैन आप डरते हुए एक बड़ा सा एम्बुलेंस सीधा वांग जी के आगे रखते बोलते हैं, मैं आपको विभूषण और मोशवानी के केस के रिगार्डिंग कुछ बताना चाहता हूँ। अब अचानक से वांग जी अपनी एक आईब्रो ऊपर करके नी हुसैन को देखने लगता है। ये मेल नर्स नी हुसैन और जिसे शायद कोई भी जानता नहीं, एक नॉर्मल सा इंसान है, वो इस केस के बारे में, इतना हाई प्रोफाइल केस के बारे में ऐसा क्या देना चाहता है जिससे वो इतना घबरा रहा है। इसलिए वांग जी एकदम गौर से उस एनवलप को देखकर उसे खोलने लगता है, जिसके अंदर रिपोर्ट्स हैं मोशवानी की रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ के वांग जी शॉक में हैं। और अब वो शॉक में नी हुसैन को देखने लगता है और एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, क्या ये सारी रिपोर्ट सच हैं? क्या तुम स्टेटमेंट दे सकते हो कि जो भी तुम मुझे दे रहे हो ये सच है? अब नी हुसैन पहले तो थोड़ा डर रहा था, लेकिन अब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वांग जी को देख के बोलता है, हाँ, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप खुद डॉक्टर किंशु के कैब जाकर विज़िट कर सकते हैं। डॉक्टर किंशु का क्लिनिक यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, वो मोशवानू की, यही कह दो मो फैमिली की पर फैमिली डॉक्टर है और मैं एज अ इंटर्न उन्हीं के अंडर में ट्रेनिंग ले रहा था। मैंने वहाँ करीबन 4 साल तक काम किया है, इसलिए मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो मैं सबूत के साथ बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं विभूषण के लिए ये कोर्ट में भी स्टेटमेंट दे सकता हूँ। अब वांग जी शॉक में नी हुसैन को देखकर बोलता है, पर तुम क्यों विभूषण के लिए स्टेटमेंट दे रहे हो? तुम्हारा विभूषण से क्या कनेक्शन है? आप नी हुसैन अपने चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रख के बोलता है, अधिकतर सब लोग विभूषण को उसके करियर के कारण जानते हैं, उसकी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत चेहरे के कारण जानते हैं, पर मैं विभूषण को उनकी खूबसूरत सोल के कारण जानता हूँ। वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझ जैसे स्ट्रेंजर को उन्होंने तब मदद करी जब वो अपनी करियर की बहुत शुरुआत में थे। एक दिन मैं बहुत परेशानी में बस स्टॉप के पास बैठ के रो रहा था। मेरा दिमाग उस समय अपनी जगह नहीं था, क्योंकि मेरे बड़े गगा की डेथ हो चुकी थी और अचानक से मेरी पूरी फैमिली मेरे ऊपर आ गई थी। मेरे बड़े गगा मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन थे, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे कैसे रहना है मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरे पेरेंट्स जो बहुत बूढ़े थे और मेरे ब्रदर की डेथ से उतने ही ज़्यादा सैड थे जितना मैं था, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मैं इसलिए परेशान था कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को कैसे अब संभालूंगा, कैसे सारे घर का खर्चा उठाऊंगा। मैं तो एक छोटा सा मेडिकल स्टूडेंट था और मेरे पास अपनी पूरी एजुकेशन करने के भी पैसे नहीं थे। जब उस स्ट्रेंजर विभूषण ने, जो खुद एक उस समय टीनेजर न्यू उभरते हुए स्टार थे जिन्हें ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, उन्होंने अपने पूरे मंथ की सेविंग, अपने न्यू एल्बम की जितनी भी उनके पास प्रॉफिट था वो मुझे उस दिन रात में हैंड ओवर कर दिया। नी हुसैन अब उन बातों को याद करता हुआ बहुत इमोशनल हो रहा है जब वो अचानक से ही बहुत डर के एक बस के आगे जंप लगाने ही वाला था। वहीं विभूषण जो उस रोड पे निकल रहा था वो उस बच्चे को बचाता है
और जब न्यूसेन रुक के अपना दर्द बताता है तो बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ में जो चेक उसे अभी अभी उसकी एजेंसी से मिला था, उसके एल्बम के हिट होने के बाद जितने भी उसे प्रॉफिट मिले थे, उस प्रॉफिट का चेक उसने बिना कुछ सोचे समझे न्यूसेन के हाथ में दे दिया था, ये बोलकर कि तुम अपने फीस इस चेक से दे देना और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। उसके बाद बिना न्यूसेन से दोबारा मिले, बिना न्यूसेन से कोई कनेक्शन रखे विभूषण एक चैरिटी की तरह, यही कह दो किसी भलाई की तरह उस काम को करके बिना किसी को बताए वहाँ से चला गया था न्यूसेन। उसके बाद कई बार विभूषण को कनेक्ट भी करने की कोशिश करता है, उसे लेटर भेजकर, पर बाकी फ्रेंड्स की तरह ये एक नॉर्मल लेटर समझकर विंग उस पर गौर भी नहीं करता था। विंग उन्हीं लोगों में से एक है जो किसी की मदद करके उसकी एक तरह से क्रेडिट लेने वालों में से नहीं है। विंग कभी उस बात को किसी और के आगे शायद लाया भी नहीं होगा कि उसने कैसे अपनी एक एल्बम का पूरा प्रॉफिट एक स्ट्रेंजर को रोड पे दे दिया था, लेकिन न्यूसेन इस बात को याद रखता है और न्यूसेन उसी बात को निभाते हुए विंग की मदद के लिए ये सारे सबूत लांगवांग जी को दे रहे हैं। लांगवांग जी जो अभी भी सिर्फ विभूषण के बारे में इतना ही जाना था कि वो एक बहुत अच्छा सिंगर है, उसकी एक बहुत अच्छी आवाज़ है, कि वो जानता है किस तरह से विभूषण एक स्ट्रेंजर्स की मदद करता है, कि वो एक बहुत अच्छा इंसान भी है। तो आप विभूषण के प्रति लांगवांग जी के मन में और रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। अब तो वो मन में ठान लेता है कि वो इस केस को सॉल्व करेगा और एक इनोसेंट को यानी इनोसेंट विभूषण को कल्प्रिट नहीं बनने देगा, गलत इल्ज़ाम में जेल नहीं जाने देगा। ये यही सोच के इन डॉक्यूमेंट्स के साथ सीधा अब पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पे इन डॉक्यूमेंट्स के साथ वो एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो सबसे पहले मो शानू के पेरेंट्स यानी मास्टर मो और मैडम मो को बुलाता है। वो दोनों जब यहाँ आते हैं तो वो पहले बहुत नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं कि पुलिस वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले उनकी मदद ना करके उन्हें क्यों पुलिस स्टेशन में बुला रहे हैं, उन्हें तो इस पुलिस स्टेशन में विभूषण को रखना चाहिए, विभूषण को अरेस्ट करना चाहिए। फुल ऑन ड्रामा। घुसने से पहले मीडिया के सामने भी रो रो के कि पता नहीं क्यों हमें परेशान किया जा रहा है, ड्रामे करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उन्हें पुलिस स्टेशन का चक्कर काटना पड़े। पता है ना पुलिस स्टेशन में क्या होता है, जब बुलाया जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस वाले को आपकी एक अच्छी तारीख खातिरदारी करनी होती है। वही मो शानू के पेरेंट्स के साथ होता है। जब आते ही लांगवांग जी उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स के पेपर फेंक कर सीधा क्वेश्चन पूछने लगता है, आपने इतनी बड़ी बात पुलिस से क्यों छुपाई कि मो शानू मेंटली इल है, उसके अंदर बचपन से ही प्रॉब्लम्स हैं, वो एक बहुत बड़ी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ये बोलते हुए लांगवांग जी जैसे उन दोनों को घूरता है तो उन दोनों के एकदम से पसीने आ जाते हैं। मैडम मो तो नाटक करते हुए एकदम से ड्रामे करते बोलती है, आप ये क्या बोल रहे हैं, आप मेरे एक अच्छे खासे बच्चे को मेंटली इल बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, हाँ कभी कभी एंजाइटी हो जाती है उसे जो कि नॉर्मल है। आप भी बताइए, जब इतना सारा उस पर प्रेशर होगा तो वो कभी कभी एंजाइटी अटैक्स आ जाते हैं उसे। इसके अलावा मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आपका बेटा ठीक है तो क्यों पिछले 5 साल से आप उसको डॉक्टर किंशु के पास ले जा रहे हैं, क्यों वो पिछले 5 साल से सबसे छुप के साइकियाट्रिस्ट से मिलता है। आप कहना चाहते हैं कि ये सब झूठ है, आप झूठी स्टेटमेंट दे रहे हैं पुलिस को। एकदम से जैसे ही लांगवांग जी उन दोनों पे चीख के पड़ता है तो वो दोनों पसीना पसीना हो जाते हैं। उन्हें पता है पुलिस के सामने झूठ बोलने से क्या होता है, क्या आगे हो सकता है, इसे वो घबरा के बोलते हैं, नहीं वो क्या है ना, मो शानू बहुत डरा हुआ बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता, बहुत अकेले रहने लगा था, उसे बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील होता था, तो हम इसलिए उसे काउंसलिंग के लिए ले जाते थे। इसके अलावा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम मो और मास्टर मो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करते, बल्कि ये कि झूठे डॉक्यूमेंट्स है, आप डॉक्टर किंशु को बुला लीजिए, वो भी हमारी स्टेटमेंट से अग्री करेंगी, ऐसी बातें बोलने लगते हैं। जिस पे लांगवांग जी बिना मौका गवाए डॉक्टर किंशु को लाने का ऑर्डर दे देता है। पर हैरानी की बात यह है डॉक्टर किंशु गायब है। डॉक्टर किंशु पिछले 2 दिन से आउट ऑफ सिटी है और अब तक वो लौटी नहीं है। आउट ऑफ सिटी होने के कारण उनका फ़ोन भी ऑफ है। इन शॉर्ट, जैसे डॉक्टर किंशु कहीं गायब हो गई हैं, एक छोटी सी डॉक्टर कहीं चली गई, ये एक नॉर्मल बात है।
लेकिन इतने बड़े जब हाई प्रोफाइल केस में वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, यही कह दो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर सकती हैं, ऐसा इंसान हो तो उनकी सेफ्टी को लेकर अब लांगवांग जी कंसर्न है। लांगवांग जी जो अभी भी इस केस को ट्रैक करने में, सच जानने में लग चुका है, ये बात कहीं ना कहीं मास्टर मो और मैडम मो समझ चुके हैं। इसलिए पुलिस स्टेशन से निकलते ही वो तुरंत एक फ़ोन मिलाते हैं और थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, आपने कहा था कि अगर हम आपकी मदद करेंगे तो आप हमारे बेटे को रॉक स्टार बना देंगे, लेकिन ये क्या है, हमारी बेटी की तो और बुरी हालत हो गई है। आपको पता है आसपास के लोग उस पर भी शक कर रहे हैं, अब तो पुलिस को भी हमारी स्टेटमेंट पे शक हो रहा है। ये बात सुन के जिस इंसान से वो फ़ोन पे बात करते वो इंसान शॉक हो जाता है। पुलिस स्टेटमेंट पे शक कर रही है, क्या पुलिस अब सच के पास जा रही है? कहीं ना कहीं ये बात वो इंसान नहीं चाहता। इसे गुस्से में वो इंसान उठ के अपने टेबल पे सारा सामान तोड़ देता है, चीख चीख के अपने सेक्रेटरी को बुलाने लगता है। जब उसका सेक्रेटरी उसके पास पहुंचता है तो मिंग्यो गुस्से में पागल है और एकदम से अपने सेक्रेटरी को देख के बोलता है, कहाँ गया वो तुम्हारा ऑफिसर, वो करप्ट ऑफिसर जिसने कहा था कि ये फाइल वो तुरंत क्लोज कर देगा, कहाँ चला गया है वो? बोलता हुआ मिंग्यो अपने सेक्रेटरी पे चिल्ला रहा है, जिस पर सेक्रेटरी तुरंत जल्दी से फ़ोन मिलाता हुआ सीधा मिलाता है अपना फ़ोन ऑफिसर शू यांग को। शू यांग जो एक तरीके से पुलिस में ही है, लेकिन वो अब इस केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अब इस केस में कोई और नहीं बल्कि लांगवांग जी उतर चुके हैं। लांगवांग जी की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लांगवांग जी की ऑर्डर फॉलो करने वालों में से है। उसके साथ कोई और फ्रेंडली हो ये उसे पसंद भी नहीं। पहले ये केस कमिश्नर के पास था तो शुयांग ने सोचा था वो ये केस ले लेगा, लेकिन शुयांग से पहले ही ये केस लांगवांग जी ने ले लिया और लांगवांग जी की रेपुटेशन शुयांग के सामने बहुत अच्छी है, इसलिए ऑटोमेटिकली कमिश्नर ने खुशी से वो केस लांगवांग जी को दे दिया। यही बात शुयांग जब मिंग्याओ को सुनाता है तो मिंग्याओ पूरी तरह से गुस्से में पागल हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है अब वो क्या करे। वो सोच रहा था वो आराम से एक करप्ट पुलिस ऑफिसर को पैसे खिलाएगा, वो पुलिस ऑफिसर ये केस ले लेगा, तुरंत ये केस बंद हो जाएगा, विभूषण का करियर वो अपने हाथों से बर्बाद कर देगा। लेकिन उससे पहले ही ये सब कुछ हो गया, अब उसे भी टेंशन हो रही है। वहीं दूसरी तरफ लांगवांग जी तुरंत पहुंच जाते हैं अपने घर। आज पूरा दिन वो अब इस केस के बारे में सब कुछ जानने के बाद अब समझ चुके हैं कि किसी ने जानबूझ के विभूषण को फंसाने का प्लान किया है। वांग जी जब घर पहुंचता है तो वो अब विंग के रूम में के पास है, जहां लान शीचेन थोड़ी देर पहले ही विंग को मेडिसिन और खाना खिलाने के बाद गए हैं। लान शीचेन ने वांग जी से प्रॉमिस किया था कि जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे तब तक वो विंग का ध्यान रखेंगे, लेकिन अब लान शीचेन जब यहाँ से जा चुके हैं तो अब वांग जी विंग के रूम को डोर को नॉक करता है, जिसे विंग अब तुरंत डोर खोलता है। विंग ने वांग जी के ही कपड़े पहने हुए हैं, ये देखकर पहले वांग जी को शौक लगता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैसे वो मतलब विंग कल उस से यहाँ है और उसके पास के खुद के कपड़े नहीं हैं, तो शायद उसके गगा ने ही विंग को ये कपड़े दे दिए होंगे, इसलिए वो थोड़ा शांति से अब विंग को देख रहा है। वहीं विंग वांग जी को देखकर आज पहली बार हल्का सा मुस्कुराता है। शीचेन ने आज पूरा दिन विंग को काउंसलिंग की, उसे समझाया कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा खुद को पनिश नहीं करना चाहिए। जब तक ये केस चल रहा है उसे भी अपनी साइड से अपनी सच्चाई को रखना चाहिए, सही से अपनी बात वांग जी को बतानी चाहिए। इसी कारण आज वांग जी से विंग खुद आगे आकर बोलना शुरू करता है, क्या मैं अब अपनी स्टेटमेंट आपको दे सकता हूँ? इसे विंग स्माइल से अब वांग जी की तरफ देख रहा है। ये देखकर वांग जी अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। वांग जी विंग की स्टेटमेंट अपने ही फ्लैट के ड्राइंग रूम में लेता है। कोई पुलिस की इंट्रोगेशन रूम नहीं, बल्कि एक सिंपल सा रूम, जहाँ पे विंग को भी काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। वो वांग जी को बताना शुरू करता है कि उसका कोई भी मोशवानी से ऐसा कनेक्शन नहीं है, वो मोशवानी से कब कब मिला है, जो भी मोशवानी ने स्टेटमेंट दी है उसे जगह वो नहीं था, उस पहले जो घबरा रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था, अब वो वांग जी के साथ जैसे उसके केस को सॉल्व करने में हेल्प करने लगता है। वांग जी उसे क्लियरली पूछता है कि क्या तुम्हारी एजेंसी में कोई और है जो तुम्हें नापसंद करता हो? इसे वांग जी के इस क्वेश्चन पे विंग स्माइल करके बताता है कि ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हाँ वो बहुत जल्दी ये एजेंसी छोड़ने वाला था।
विंग एजेंसी इसलिए छोड़ने वाला था क्योंकि विंग बहुत बड़ा प्रॉफिट मेकिंग मतलब सुपरस्टार है, और कई बार जांगचा उसे सजेस्ट करता था कि क्यों ना हम अपनी ही एजेंसी स्टार्ट कर दे जिससे हम न्यू टैलेंट को हेल्प करेंगे। विंग जो बहुत अच्छी अर्निंग करता है, वो चाहता था कि वो कुछ अमाउंट डोनेशन में भी दे। अभी वो एजेंसी के अंडर रहता है तो उसके बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर और जो उसके पैसे होते हैं वो एजेंसी के पास होते हैं, उनके ऊपर एजेंसी का कंट्रोल होता है। हर चीज़ एजेंसी ही अपने अकॉर्डिंग करती है। उसके डोनेशन कितने किस अमाउंट तक करना है वो भी एजेंसी ही डिसाइड करती है, जो कि विंग को नहीं पसंद था। विंग भी मेहनत करता था, सब कुछ करता था, और सिर्फ उसे उसकी मेहनत का 40% ही मिलता था, 60% उसका कंपनी ही रख लेती थी। इसलिए जांगचन और विंग मिलकर अपनी छोटी सी एजेंसी स्टार्ट करने वाले थे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इस ईयर के एंड में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। विंग बातों बातों में जैसे ही वांगजी को ये बताता है तो अचानक से वांगजी को दिमाग में एक कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्विज जैसे सॉल्व हो गए वो फील होता है। कहीं ना कहीं अब उसे भी विंग की एजेंसी का अचानक से विंग से बिना पूछे सबके बीच में सॉरी मांग लेना, अपॉलजी शो करना, ऐसे दिखाना जैसे वो भी कहीं ना कहीं जानते थे कि विंग की एटीट्यूड गलत है, ये सारे स्टेटमेंट अब वांगजी को थोड़े अजीब लगते हैं। कहीं ना कहीं अब वांगजी को चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। वहीं विंग अब शांति से वांगजी की तरफ देखकर बोलता है, थैंक यू ऑफिसर लांगवांग जी, मेरी तरफ की स्टोरी सुनने के लिए। थैंक यू ऑफिसर लांगवांग जी, मुझ पे ट्रस्ट दिखाने के लिए। ये बोलता हुआ विंग वांगजी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भरी नज़रों से देखने लगता है। वहीं वांगजी की दिल में अचानक से एक अजीब सी फीलिंग आती है। विंग की ये मासूम नज़रें और उनके अंदर वांगजी के लिए इतना ट्रस्ट देखकर वांगजी समझ नहीं पाता है वो कैसा रिएक्ट करे। लाइफ में पहली बार वांगजी को कैसे रिएक्ट करना है समझ नहीं आता। वैसे तो उनके एक्सप्रेशन हमेशा कोल्ड रहते हैं, लेकिन अंदर से आज वो क्या कहें, कुछ बोले ना बोले वो समझ भी नहीं पा रहे हैं। वहीं इन वांगजी को उनकी इस हालत से बाहर उनके फ्लैट के डोर की नॉक लाती है, जिसे वांगजी पहले खड़े हो जाते हैं और फिर अपनी डोर की जो होता है ना लॉक, जिससे आप देख सकते हैं बाहर क्या हो रहा है, उससे चेक करते हैं कि वहाँ बाहर डोर पे जांगचन खड़ा है। जांगचन को देखकर वो जैसे ही अपना डोर खोलते हैं तो जांगचन लांगवांगजी को इग्नोर करता हुआ सीधा विंग के पास चला जाता है और तुरंत अपने हाथ में जो एक हुडी लाया था वो विंग को देते हुए कहता है, चलो अब तुम्हारे लिए मैंने कहीं और रुकने का इंतज़ाम कर दिया है। वो बिना विंग और फिर कुछ पूछे विंग का हाथ पकड़ के लांगवांगजी की तरफ देखकर उन्हें वो करता हुआ थैंक यू बोलता हुआ विंग को अपने साथ ले जाता है। विंग और वांगजी एक दूसरे को लास्ट टाइम देखते हैं या विंग का हाथ पकड़ के जांगचा उसे ले जा रहा है और विंग पीछे की तरफ वांगजी की तरफ देख रहे हैं। वांगजी विंग के जाने के बाद अब अपने फ्लैट में अपने सोफे पे बैठे हुए सोच रहे हैं। सिर्फ 2 दिन विंग और वांगजी साथ इस फ्लैट पे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वांगजी को कहीं ना कहीं विंग की होना इस फ्लैट पे मिस हो रहा है। वांगजी जब अपने रूम की तरफ जाता है तो देखता है कि विंग के कपड़े उसी के लॉन्ड्री बैग में पड़े हुए हैं। शायद उसके गगा छोड़ गए होंगे, बट वांगजी उन्हें धुलता नहीं बल्कि उसके कपड़ों को अचानक से उठा के अपने हाथ में ले लेता है। विंग की बॉडी से आ रही वो स्मेल जो इन कपड़ों से भी अब आ रही है वांगजी को बहुत अलग सी फीलिंग दे रही है कि वांगजी कुछ पागल हो गया है। वो एक लड़के के कपड़े सूंघ रहा है और वो भी ऐसे अजीब तरीके से। कितना क्रीपी है ना ये। वांगजी का दिमाग उसे यही बोल रहा है, पर उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि उसे विंग के यहाँ होने से कुछ तो हुआ है। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया उसके दिल को उसे खुद समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो इन कपड़ों को सचमुच में नहीं धुलता। इन्हें बहुत अच्छे से फोल्ड करके अपने हिप साइड टेबल पे रख देता है। वहीं दूसरी तरफ अब जांगचा विंग को याली और जिन रुशान के एक आउटर फ्लैट में लेके आता है, जो जिन रुशान और याली के कुछ इन्वेस्टमेंट में से एक फ्लैट है, जहाँ याली विंग का वेट कर रही है। विंग जैसे ही फ्लैट के डोर के खुलते ही याली को देखता है तो तुरंत अपनी बहन की तरफ आगे कदम बढ़ा देता है। याली दौड़ के अपने भाई को गले लगा लेती है। आइन तुम ठीक हो आइन मेरे भाई करके याली अब बार बार विंग के फेस को टच कर रही है, कभी उसे प्यार कर रही है। अभी इमोशनली अपनी बहन को देख रहे हैं जो कुछ मंथ प्रेग्नेंट है। उसका बड़ा सा टमी साफ साफ दिख रहा है, इसे वो और ज़्यादा परेशान होके अपनी बहन के प्यार से माथे पे किस करके कहते हैं, सीजे आप परेशान मत होइए,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग जो बहुत परेशान है लेकिन बिल्कुल आराम से यानली से बात कर रहा है, हंस रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता उसकी सीजे उसके लिए परेशान हो। जहाँ विंग ये जानबूझ के एक्ट कर रहा है ताकि यानली थोड़ा नॉर्मल बिहेव करे, वहीं विंग थोड़ी देर यानली के साथ टाइम स्पेंड करता है। जब जिशान उसे लेने आ जाता है, जिशान भी विंग अपना ध्यान रखना बोलकर यानली को अपने साथ ले जाता है, जिसे यानली के जाने के बाद विंग को दिल में थोड़ी सी तसल्ली होती है। उसे जिनजुशान का एटीट्यूड, जिनजुशान का यानली का ध्यान रखना देखकर उसे यकीन होता है कि कुछ भी हो कम से कम जिनजुशान तो यानली को छोड़ेगा नहीं। उसके मन में यानली की एक थोड़ी सी संतुष्टि ही हुई थी जब अचानक से जांगचा की नाराज़गी भरी आवाज़ उसे होश में लाती है। या जांगचा गुस्से में उसे होश में लाते बोलता है, विंग मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम कहाँ सोच में गुम हो? तुम्हारे लिए तो सब नॉर्मल है ना, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, पर तुमने सोचा मेरी क्या हालत है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम उस दिन क्यों गए थे जवानों के ट्रेनिंग रूम में? अचानक से जब जांगचा ये सवाल गुस्से में विंग से पूछता है तो विंग शॉक में हो जाता है। बड़ी बड़ी शॉक भरी आवाज़ आंखों से वह जांगचा को देख के बोलता है, जांगशन तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? हाँ मैं तुम पे चिल्ला रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम उस मूस शिवानी के ट्रेनिंग रूम में गए क्यों? तुम्हें कहा था ना मैंने सिर्फ अपने काम से काम रखा करो। हम वैसे भी उसे जिनसे ही अपना कांटेक्ट तोड़ने ही वाले थे, लेकिन अब तुम्हारा ये ज़रूरत से ज़्यादा ओवर फ्रेंडली नेचर देखो तुम्हें कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। तुम जान पूछे गए थे ना क्योंकि तुम पहले से उसके लिए बड़े परेशान हो रहे थे। तुम बार बार उसे स्ट्रगल करता हुआ देखकर हमेशा उसे सपोर्ट ही करना चाहते थे ना। देखो उसने क्या किया, तुम्हारे अच्छाई को अपने फायदे के लिए उठा लिया। ना तुम उस ट्रेनिंग रूम में जाते ना ये सब होता, कहकर जांगचा विंग पे ही गुस्सा कर रहा है, जिसे विंग को बहुत हर्ट महसूस हो रहा है। क्या उसका भाई ये कहना चाहता है कि सब में उसकी गलती है? जांगचा ने एक बार ये नहीं बोला कि विंग ने ही ये सब करा है, लेकिन हाँ जांगचा गुस्सा कर रहा है कि विंग की बिना कुछ सोचे समय करने की आदत के कारण ही शायद वो इस मुसीबत में फंस गए हैं, जो विंग को उतना ही हर्ट कर रहा है जितना शायद उन सारे फैंस का विंग पे गुस्सा करना, विंग के अगेंस्ट नेगेटिव कमेंट देना। क्या उसका भाई गुस्से में उसे समझने की जगह और उसे हर्ट कर रहा है? शायद हाँ, इसी कारण विंग अचानक से अब जांगचा को बिना कुछ बोले वहाँ से फ्लैट से बाहर जाने लगता है, जिससे जांगचा और गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत विंग को रोकने के लिए लॉबी में दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, और इस समय तुम्हें बाहर जाने के लिए मैंने कब बोला? इस बात पे अब विंग गुस्से में जांगचा से अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है, छोड़ दो मुझे, थक गया हूँ मैं। जिसे अब जांगचा एकदम से रुक जाता है। विंग उस पर जल्दी से चिल्लाता नहीं, लेकिन अब विंग गुस्से में बिल्कुल चिल्लाते हुए जांगचा को देख के बोलता है, थक चुका हूँ मैं, थक चुका हूँ मैं इन अजीब से सवालों से, इन अजीब सी नजरों से, तुम सबसे। तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश हूँ? तुम्हें क्या लगता है सीजे के आगे जैसे मैं रिएक्ट कर रहा था मैं सच में नॉर्मल हूँ? मैं सीजे को परेशान नहीं करता देखना चाहता था, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था, पर तुम मेरे मुस्कान के पीछे का मेरा दर्द भी नहीं देख सके। तुम तो मेरे साथ 24 घंटे तक रहते हो ना जांगचा। कितनी बार हम बिना रुके बिना थके एक दूसरे के साथ ही रहते थे। कितनी बार रिपोर्टर्स के आगे स्माइल के बाद जब मैं खड़ा होता था तो तुम मेरी थकान को पहचान जाते थे, पर आज तुम मेरे दर्द को नहीं पहचान सके। मैं थक चुका हूँ जांगचा, और मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर जांगचा को शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ छोड़कर विंग वहाँ से चला जाता है। विंग जांगशन अब रियलाइज़ करता है कि वो गुस्से में क्या कर बैठा। क्या वो अपने भाई पे अपना वो गुस्सा निकाल बैठा जो पिछले कुछ दिनों से फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहा था, और उस चीज़ का था वो भी तो विंग को खुश देखने के लिए लगातार न्यूज़ रिपोर्टर्स, मीडिया और इन सब से इंटरव्यूज़ ले रहा है, लॉयर से मिल रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, हर चीज़ कर रहा है, लेकिन जिसके लिए वो कर रहा था वो उसी से सही से ये बात बता नहीं पाया। जांगचा शायद गुस्से में आज एक लिमिट क्रॉस कर गया। उसे विंग पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। विंग तो पहले से परेशान था, वो भी परेशान है माना है, पर उसे अपने भाई को एक बार प्यार से शायद समझना चाहिए था, जैसे सीजे ने किया। जांगचा थोड़ा अलग है, इसलिए वो शायद ये बात समझ नहीं पाया, लेकिन इस चीज़ का विंग पे इतना असर पड़ा कि वो बिना किसी
एक तरह से बॉडीगार्ड और उसके आप उस बिल्डिंग से बाहर की तरफ चला गया। थोड़ी दूर तक तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन थोड़ी दूर पे आकर जब विंग रोड पे खड़ा होता है तब उसे महसूस होता है कि वो अकेले एक रोड पर है जहाँ कोई नहीं है आसपास में। और अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो क्या होगा। वो तो बस निकल पड़ा अपने फ़ोन के साथ। बट अब वो क्या करे। अगर वो किसी टैक्सी ड्राइवर से लिफ्ट लेगा या टैक्सी लेगा तो वो लोग को कहाँ गए पता कर लेगा। विंग परेशान होकर अब अपने उसी अकेले सुनसान रोड के कोने पे बैठ जाता है और अब वो ज़ोर ज़ोर से इस जगह चीख चीख के रो रहा है। वो दर्द जो उसने अभी तक किसी के सामने नहीं निकाला था, अब वो ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के रोड पे अपना दर्द निकाल रहा है। एक्सपेक्टेशन लाइफ में क्या थी और क्या होगी ये चीज़ विंग समझ नहीं सकता है। उसका दर्द उसके आंसू से बह रहा था। बारिश भी शायद उसके दर्द में उसका साथ देने आ जाती है। एकदम से बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। ज़मीन पे बैठा हुआ विंग बस रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पर कुछ समझ नहीं पा रहा है। थोड़ी देर में अचानक से एक गाड़ी विंग के पास आके रुकती है। विंग पहले थोड़ा घबरा जाता है कि ये गाड़ी यहाँ अचानक से आ गई और कहीं कोई विंग को पहचान तो नहीं गया। लेकिन जब उस गाड़ी का शीशा नीचे होता है तो विंग शॉक हो जाता है। गाड़ी के अंदर कोई और नहीं, लांग वांगजी हैं जो अम्ब्रेला लेके विंग के बिल्कुल सामने अब उसके बारिश से और उसके बीच में प्रोटेक्शन बन के खड़े हो गए हैं। विंग जगह से खड़े होकर, ज़मीन से खड़े होकर आप वांगजी की आंखों में देख रहे हैं। जहाँ वांगजी बिना कुछ बोले आप अपनी गाड़ी का गेट उसके लिए खोल देता है। वहीं विंग अब गाड़ी में चुपचाप बैठ गया है। आज भी वांगजी की तरह जी के साथ जब वो पहली बार गाड़ी में बैठा था उतना ही चुप है, लेकिन आज वो चुप के साथ साथ बीच बीच में हल्का हल्का रो भी रहा है। उसके आंसू जो शायद एक बार बहने जब शुरू हुए तब रुक नहीं पा रहे हैं। वहीं उसका भीगा हुआ शरीर और ये आंसू उसे कितना ज़्यादा वो पेन में है शो कर रहे हैं। वहीं वांगजी विंग की हालत देख के बहुत ज़्यादा सैड फील करता है। वो तुरंत विंग को अपने फ्लैट में दोबारा लेके आता है। फ्लैट में आने के बाद वो बिना कुछ बोले विंग के दोबारा से अपने घर रूम से उसके लिए कुछ कपड़े लेकर आ जाता है। वहीं विंग को कपड़े आगे देते हुए कहता है चेंज कर लो। वहीं विंग पहले कपड़ों को देखता है और फिर वांगजी को देख के बोलता है तुम्हें कैसे पता चला मैं वहाँ हूँ? क्योंकि तुम्हारे भाई का मुझ पर फ़ोन आया था कि तुम अचानक से कहीं निकल गए हो। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान था, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं उसे तुम्हें कहाँ हो ढूंढ के बताऊं, इसलिए मैं उसके फ्लैट के आसपास की रोड्स पे ही तुम्हें ढूंढ रहा था। झंझा को मेरी फिक्र है। वहीं अब थोड़ा खुद पे ही हंसते हुए और जंक्षा को याद करते हुए उन कपड़ों को लेकर कपड़े चेंज करने चला जाता है। लेकिन जब विंग रूम में जाता है तो फिर से वो बढ़ाम करके गिर जाता है। भाई उसका शरीर, उसका दिमाग, उसका कुछ ना खाना, लगातार ये सब उसके शरीर जैसे उसका साथ दे ही नहीं रहा है। ऐसे दोबारा से जैसे विंग के गिरने की आवाज़ आती है तो वांगजी अब दौड़ के उसके रूम के पास पहुंच जाता है। वांगजी सोचता है कि पहले उसने गगा को फ़ोन करे, लेकिन फिर बाहर की हालत देख के वो रुक जाता है क्योंकि बाहर बहुत तेज़ तूफ़ान है, बहुत बुरी हालत है वेदर की और काफ़ी लेट भी हो गया है। उसके गगा नर्वस हो जाएंगे और उसे पता है विंग इसलिए बेहोश हो गया क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इसलिए वो खुद आप विंग को उसके रूम में लेके जाता है। थोड़ा नर्वस होता हुआ, घबराता हुआ वो विंग के सारे कपड़े चेंज करता है। भीगे हुए कपड़ों में और विंग रहेगा तो और तबीयत खराब हो जाएगी। इस बार वो पूरी कोशिश करता है वो विंग की बॉडी को ना देखे, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करे ही विंग के कपड़ों को चेंज कर रहा है। लेकिन उस विंग की न्यूड बॉडी पे जब वांगजी की उंगली टच हो रही है तो वांगजी को एक अजीब सा करंट सा लग रहा है पूरी बॉडी में, जिसे वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे, ये फीलिंग, ये इमोशंस वो कैसे खुद पे कंट्रोल करे। लेकिन वो फिर भी विंग की हेल्प करता है, विंग के कपड़े चेंज करता है आंखें बंद करे और उसके बाद जब विंग को वो मेडिसिन देने के लिए बार बार उसे हिला के जगाने की कोशिश करता है तो विंग नहीं जग पाता है। वांगजी समझ नहीं पाता है वो विंग को मेडिसिन कैसे दे, बेहोश विंग मेडिसिन कैसे ले। इसलिए वो मजबूरी में खुद वो मेडिसिन अपने मुंह में भर के थ्रू माउथ खुद विंग को देने लगता है। ये बहुत अजीब था, बहुत ज़्यादा अजीब। विंग की फर्स्ट किस, यही बोलो वांगजी की फर्स्ट किस, विंग और वांगजी की फर्स्ट किस उसने इस तरीके से बेहोशी से विंग के साथ करी जो वांगजी ने इमेजिन नहीं की थी।
वांग जी बेहोश हुई। जो हल्का होश में आ रहा है उसे माउथ टू माउथ अब मेडिसिन देने के बाद थोड़ा शॉक में विंग से ज़ोर से दूर होता है और अब उसके गाल पूरे लाल, उसके कान पूरे लाल हैं, क्योंकि उसके लिए ये चीज़ बहुत अजीब थी। विंग को किस करना अब उसके लिए बहुत अजीब था। लेकिन अब जब उसकी नज़र विंग के लिप्स पे पड़ी तो उसे और ज़्यादा इन लिप्स को टच करने का मन कर रहा है। ये प्लम्पी प्लम्पी लिप्स और उनके नीचे ये प्यारा सा ब्लैक मोल, कितना ब्यूटीफुल है ना। विंग की ब्यूटी को देखकर वांग जी एक बार के लिए अपना दिल जैसे धड़कना ही भूल गया, वो महसूस करता है। लेकिन वो तुरंत एकदम से खड़ा होकर अब रूम के बाहर आ जाता है ताकि विंग को थोड़ा अच्छा लगे। विंग जब मॉर्निंग में उठता है तो देखता है कि आज वांग जी घर से ही काम कर रहे हैं। आज वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यानी आज वो ऑफिस नहीं गए, जिसके कारण वो थोड़ा शॉक होता है। वहीं विंग वांग जी को देखकर शॉक है तो वांग जी विंग को देखकर बिल्कुल नॉर्मल अपने हाथों में 2 बड़े बड़े सूप के बॉल लिए हुए अब विंग को इशारे में टेबल पर बैठने का इशारा करके टेबल पर बॉल रख देता है, जिससे विंग अब टेबल पर आके बैठ जाता है। जब वांग जी अब वो बॉल विंग को देते हुए कहता है, तुम सूप पियो और अपना पूरा ध्यान रखो। गगा ने मुझे बहुत डांट लगाई है क्योंकि मैंने तुमसे कल तुमने मेडिसिन ली या नहीं पूछा था, लेकिन अब मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि तुम अपने टाइम पे अपनी सारी मेडिसिन लो, अपना खाना खाओ। इस बात पे विंग शौक में वांग जी को देखता है, तुम अपनी गगा से इतना डरते हो? मुझे तो लगा आप ऑफिसर वांग जी हो, जिनके बारे में जितना मैंने मीडिया में और न्यूज़ में, यही कह दो सोशल मीडिया पर देखा, आप तो कभी किसी से नहीं डरते। विंग थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोलते हैं, जैसे वांग जी की आंखों में एकदम से चमक आ जाती है। तुमने मेरे बारे में जानने की कोशिश की? वांग जी के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। विंग स्माइल करता हुआ अपने सर को थोड़ा खुजलाता बोलता है, मेरे पास फ़ोन था और मैं किसी तरह से अपना दिमाग कुछ और ना देखे, या ये कह दो अपने ही बारे में और नेगेटिव ना पढ़ूं, सोच इसलिए कुछ और करने के चक्कर में तुम्हें ही ढूंढने लग गया। ये बोलता हुआ विंग जैसे ये अपनी बात रखता है तो वांग जी के एकदम से चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आती है और तुरंत वो गायब भी हो जाती है। वहीं वांग जी को स्माइल करता हुआ देखकर विंग को बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों क्या आज का दिन ऐसे ही बीतता है। थोड़ी देर में वांग जी विंग की तबीयत पूछने, उसे कुछ खिलाने, उसे मेडिसिन देने आ जाता है। वहीं विंग उसे फ़ोन आज नहीं चलाना सोचकर वांग जी के पास ही बैठकर थोड़ा टीवी देखता रहता है, लेकिन टीवी पे पुरानी मूवीज़ और म्यूज़िक सुनता है, कोई न्यूज़ नहीं देखता है, जिससे वांग जी भी उस पुरानी म्यूज़िक को एंजॉय करता हुआ अब विंग के साथ ही बैठा हुआ है। इवनिंग में ये दोनों अपने अपने कॉफ़ी मग को ले हुए हैं, जहाँ विंग ने पीछे हल्का सा म्यूज़िक चलाया हुआ है और अब वांग जी की उस छोटी सी बालकनी, जो नाम की ही बालकनी है क्योंकि एक बड़ी सी विंडो के आगे थोड़ा सा जाली सी ही आगे बढ़ा हुआ है, उस जगह बैठे हुए देख रहा है कैसे ये छोटा सा 2 रूम का फ्लैट उसके बड़े से पेंट हाउस में जो उसे खुशी नहीं मिलती वो खुशी दे रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है इसे यहाँ इस शांति में। ये पुरानी सी बिल्डिंग, उसका ये छोटा सा फ्लैट और ये हल्का हल्का म्यूज़िक विंग को उसके पेन से जैसे ऑलमोस्ट बाहर ही लेके आ गया है। इसे विंग के आज आंखें बंद है और ये म्यूज़िक जो उसे बहुत काम फील कर रहा है, उसे वो एंजॉय करते हुए अपने कॉफ़ी के मग को लिए हुए बैठा है। वहीं वांग जी की नज़रें तो जैसे विंग की शांत चेहरे को में ही डूबी हुई हैं, जहाँ विंग म्यूज़िक एंजॉय कर रहा है, वहीं हमारे वांग जी विंग की ब्यूटी, विंग का फेस को देखकर अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे हैं। विंग अब हल्के से अपनी आँख खोल के वांग जी को देख कर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है लंजा, क्या मैं ये केस जीत पाऊँगा? क्या सचमुच में तुम मैं इनोसेंट हो प्रूव कर पाओगे? ये बोलता हुआ विंग जैसे वांग जी को देखकर अपने मन की वो बात रख रहा है जो किसी को बोल नहीं पा रहा। वही वांग जी विंग को देखकर एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में बिना किसी डरे साफ बोलता है, तुम इनोसेंट हो और ये बात मैं प्रूव ज़रूर करूँगा। वांग जी की ये बात सुनते ही विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और स्माइल करके बोलता है, थैंक यू नंजा मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए। आज तुमसे मेरी दोस्ती हो गई ना, इसलिए मैं तुमसे एक बात बताऊं, मैं कभी रॉकस्टार नहीं बनना चाहता था लंजा। मैं बस अपनी इस छोटी सी दुनिया को अच्छे से जीना चाहता था। म्यूज़िक जो मेरा पैशन था, जो मुझे सुकून देता था, बस मैं उसमें कुछ करना चाहता था। बस यही छोटा सा ड्रीम था मेरा। पर फिर मुझे
एक एक करके अवार्ड्स मिलने शुरू हुए, जिससे मैं एक अजीब सी लालच में फंस गया। तुम्हें पता है लंजा, लालच कितनी बुरी चीज़ है? मैं तुम्हें बताता हूँ। जब आपको पहली बार कोई तारीफ़ करे, पहली बार कोई अवार्ड देना, तो आपका मन और इस चीज़ को मांगने लगता है, और फिर शुरू होता है लालच का असली खेल। और पाने की चाह, और चाह, और अवार्ड्स मिलने की चाह, और पब्लिक से प्यार मिलने की चाह, और पैसा, और नाम, और रेपुटेशन, और बड़ा बंगला, और बड़ी कार। बस फिर ये लालच ऐसे ही शुरू हो जाता है। मैं भी इस लालच की साइकिल में फंस गया लंजा, और भूल गया कि मुझे मेरा म्यूज़िक सुकून देता था। इस लालच की साइकिल में मैं अपना सुकून भूल गया लंजा। विंग ये बोलता हुआ जब इमोशनल होता है तो वांग जी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपनी जगह से उठ के विंग को गले लगा लेता है, जो वांग जी के लिए भी एक बहुत बड़ा शौक थी, क्योंकि वो जल्दी से किसी को कंसोल करना, प्यार करना, गले लगाना जैसी चीज़ें नहीं करते। लेकिन विंग के लिए ये वार्मनेस इस समय बहुत ज़रूरी थी। वो बहुत ज़्यादा जैसे इस वार्मनेस को ही चाहता था। कोई प्यार से उसे बिना कुछ कहे, बिना कुछ चाहे बोले उसके मन की सुन ले, उसे प्यार दे, जैसे विंग का दिल यही तो तड़प रहा था। और वांग जी बिल्कुल वैसे ही उसे कर रहा है। वो घंटों तक विंग का बड़बड़ाना, विंग की बातें सुनता रहता है, जहाँ विंग हल्का रोता रोता वांग जी के कंधे पे अपने मन की सारी बात बताता है। कैसे वो ट्रेनिंग में बहुत परेशान होता था, कितनी बार उसे कितनी चोट लगी, उसके घुटनों में कितना दर्द हुआ, कितनी बार उसकी कितनी मतलब नहीं चाहने के बाद भी उसने लगातार काम किया। उसका गला भी दुखता था, लेकिन फिर भी वो टूर करता था। उसको बहुत ज़्यादा स्टेज पे परफॉर्म करने के बाद लगातार उसकी आंखों पे वो लाइट पड़ने के कारण उसकी आंखों में बहुत पेन भी होता था, उसके स्पेक्स भी लग गए। इन सारी बातों को जब विंग को एक होता है, जब आपको उसी को अपने दर्द की बताने लगो तो रुक ही नहीं पाते हो और बोलते रहते हो। उसी तरह से वांग जी के सामने विंग बिना रुके अपनी एक पेन से उसके की पूरी लाइफ की जर्नी बता देता है। कैसे उसके मदर फादर की डेथ के बाद उसे एक अडॉप्टेड फैमिली मिली, जिन्होंने उसे बहुत प्यार किया, कभी भी मम्मी पापा की कमी नहीं होने दी। उसके बाद उसके पास एक ऐसे भाई बहन थे जो हमेशा बचपन से उसका साथ देते थे, लेकिन कब वो इन चीज़ों में फंस गए, बहुत कम उम्र में मदर फादर की डेथ के बाद, उसके मतलब ज़्यादा एज भी नहीं थी जब अंकल आंट की भी डेथ हो गई। दोनों की डेथ से तीनों बच्चे अकेले होने के बाद भी एक दूसरे का सहारा थे। वो सारी बातें धीरे धीरे वांग जी विंग की बचपन से लेकर अब तक की बातें सुनकर उसे बहुत प्यार से उसकी कमर को सहलाने लगता है, और विंग बहुत प्यार से ऐसे ही वांग जी की बाहों में कंप्लेंट करता ही उसकी गोद में ही सो जाता है। वांग जी जब महसूस करता है कि विंग ने अब बोलना बंद कर दिया, तो हल्के से अपनी नज़र नीचे करता है, जहाँ विंग उसके बिल्कुल चेस्ट पे सर रखे हुए सो रहा है। वांग जी जो अभी कुर्सी पे विंग को लेकर बैठा था, वह अचानक से विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और बहुत प्यार से उसे रूम में ला के लिटा देता है। कहीं ना कहीं वांग जी ने ही विंग को बोला था कि विंग उसे लंजा बोले, लेकिन जब विंग उसे लंजा बोल के अपने दिल की सारी बात बता रहा था, तो वांग जी के दिल को बहुत खुशी हो रही थी। ऐसे वो बहुत प्यार से अब विंग को उसके ब्लैंकेट से कवर करता हुआ उसके माथे पे एक हल्की सी किस करके बोलता है, आई प्रॉमिस यू विंग, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ की हैप्पीनेस देने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि तुम इस जाल से बाहर आ सको। जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब करने की प्लानिंग की है, मैं उसे पकड़ के ज़रूर रहूँगा। वांग जी मन में ये प्रॉमिस करता है, और आज रात भर वो सोता नहीं है। वो रात भर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर, सबूतों में ही गुम रहता है। उसने अपने रूम को जैसे एक नया छोटा पुलिस स्टेशन बना दिया होगा। पूरी चार्ट्स उसने अपने रूम के वॉल्स पे लगा लिए हैं, जहाँ पे वो अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ रहा है। यहाँ तक कि वो सारे सोशल मीडियाज़ के अंदर भी घुस गए हैं, जिससे उसे एक बहुत बड़ा फ़ैन पेज मिलता है, जो अभी भी वी वुशान के सपोर्ट में कमेंट कर रहा है। लेकिन उसे हैरानी ये होती है कि ये फ़ैन पेज पहले विभूषण का फ़ैन पेज नहीं था, बल्कि मोस्ट शुआनु का फ़ैन पेज था, और अब वो विभूषण के सपोर्ट में कमेंट कर रहा है। जहाँ विभूषण के फैंस भी अब मोस्ट शुआनु को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ एक मोस्ट शुआनु का फ़ैन पेज विभूषण को सपोर्ट कर रहा है। ये देखकर कहीं ना कहीं इस पेज में कुछ तो अलग है, जो वांग जी जानना चाहता है। इसे वो तुरंत अपने साइबर टीम को कॉल करके इस पेज के IP एड्रेस के बारे में पता करने
और वो किसका घर है पता करने का ऑर्डर देता है। इसे पता चलता है कि ये एक टीन लड़की का घर है जिसका नाम म्याम्या है। म्याम्या से मिलने का लांग वांग जी प्लान बनाता है क्योंकि उसे जानना है कि अचानक से 2 दिन पहले तक जो म्याम्या मो शुआनु को ही सपोर्ट करती थी, उसकी डाई हार्ड फैन थी, वो अचानक से अपने सारे फैन पेज को चेंज करके सिर्फ लांग वी वुशान को ही क्यों सपोर्ट कर रही है। इसलिए वो सीधा म्याम्या को पुलिस स्टेशन बुलाता है। म्याम्या जो एक टीनेजर थी और सिर्फ सोशल मीडिया पे फैन पेज चलाती थी, अचानक से पुलिस स्टेशन आने के बारे में जब मिलता है तो घबरा जाती है कि वो, पर फिर भी वो हिम्मत करके पुलिस स्टेशन पहुंचती है। एक फीमेल पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर लांग वांग जी अब म्याम्या का इंट्रोगेशन करना शुरू करते हैं। वो सबसे पहले म्याम्या से यही पूछते हैं कि वो एक बहुत फेमस फ़ैन पेज जो मो शुआनु का था उसे चलाने के बाद अचानक से उस फ़ैन पेज को वी वुशान के सपोर्ट में क्यों लेके आ गई। क्या वो मो शुआनु की एक टाइम पे डाई हार्ड फैन नहीं थी। इस बात पे अब म्याम्या अपना बोलना शुरू करती है। वो बताती है कि हाँ ये बात सच है, वो मो शुआनु की एक डाई हार्ड फैन थी। वो मो शुआनु को कॉलेज टाइम से जानती है। मो शुआनु किसी की कॉलेज का स्टूडेंट है जहाँ वो कभी कभी ही आता है एग्ज़ाम देने, वरना और नहीं आता है। लेकिन मो शुआनु को म्याम्या पर्सनली भी बहुत पसंद करती थी। इसे जब उसे पता चला कि मो शुआनु एक स्टार बनने जा रहा है तो वो उसके लिए फैन पेज चलाने लगी। वो छुप छुप के मो शुआनु के फोटोग्राफ्स भी लेती थी, कई बार एजेंसी के पास आते जाते भी लेती थी। एक बार 2 बार उसने एजेंसी के कुछ लोगों से सपोर्ट करके मो शुआनु से मिलने अंदर भी गई थी, जहाँ वो मो शुआनु से मिलकर एक दोस्त के ऑटोग्राफ भी लेके आई थी, उसके फेवरेट चीज़ें भी लाई थी जिसके लिए वो फैन पेज पे किसी को गिव अवे चलाने के लिए इस तरह से करती थी। जब मो शुआनु को वो सपोर्ट कर रही थी और उसने फर्स्ट टाइम सुना था कि मो शुआनु के साथ वी वुशान ने ये सब किया है, तो उसने वी वुशान के अगेंस्ट पहले इस पेज पे बहुत नेगेटिविटी भी चलाई थी। लेकिन जब मीडिया में होता है ना कि रोज़ एक नई चीज़ बाहर आना, उस तरीके से जब वो रील बाहर आई या ये कह दो वो वीडियो बाहर आई जहाँ मो शुआनु के ट्रेनिंग रूम में वी वुशान गए थे और वी वुशान बाहर आए, तो अचानक से म्याम्या को वो दिन याद आया जब ये हुआ था। सबको लग रहा है कि उस दिन कुछ क्या हुआ था, ये बात सिर्फ मो शुआनु और वी वुशान के बीच में है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी विंग का पहले मो शुआनु के ट्रेनिंग रूम में जाना और फिर वहाँ से वापस आना, जिसमें अकॉर्डिंग टू मो शुआनु उस दिन वी वुशान ने उसे धमकाया था और उसे एक फ्लैट पे आने का एड्रेस दिया था। वो सब कुछ ही लोगों को लग रहा था। म्याम्या उसके आगे का सच जानती है क्योंकि उस दिन म्याम्या भी वहीं पर थी, उस ट्रेनिंग रूम के पास में जब ये हुआ था। म्याम्या हर बार की तरह इस बार भी मो शुआनु से कुछ गुडीज़ या कुछ चीज़ों पे सिग्नेचर लेने गई थी अपने फैन पेज के लिए, जो आज भी वो किसी न किसी जुगाड़ से पहुंच गई थी। लेकिन जब उसने देखा कि कैसे वी वुशान आराम से ट्रेडिंग रूम में गए, उन्होंने बहुत आराम से मो शुआनु को समझाया। वो सब कुछ म्याम्या ने अपने कान से बाहर ट्रेनिंग रूम के बाहर खड़े हुए सुना था, जहाँ वी वुशान ने मो शुआनु को प्यार से ही समझाया था कि तुम कर सकते हो, और उसके बाद वो वहाँ से चले गए थे। शुरुआत में म्याम्या को लगा था कि हो सकता है वी वुशान ने म्याम्या को वहाँ देख लिया हो, इसलिए वो नाटक कर रहा हो और अकेले में उसने सचमुच में मो शुआनु के साथ गलत किया हो। लेकिन जब उसे पता चला कि उसी दिन की रिकॉर्डिंग को बोला गया है तो उसे रियलाइज़ हुआ कि मो शुआनु सबसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस दिन वी वुशान ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। और वो बात सोच के उसे कहीं ना कहीं अपने ही फेवरेट स्टार पे शक हो गया कि वो कुछ गलत कर रहा है, और इसी कारण उसने वी वुशान के सपोर्ट में बोलना शुरू कर दिया। ये बात सुनकर जैसे लांग वांग जी को एक बहुत बड़ा सबूत मिल गया, वो सबसे बड़ी रिकॉर्डिंग जिसके थ्रू ये बात कही गई थी कि वी वुशान जानबूझ के मो शुआनु के ट्रेनिंग रूम में गया, उसे वहाँ धमकाया और उसे बोला कि वो कहीं बाहर उसे मिले जहाँ उसने मो शुआनु के साथ गलत किया, वो सब झूठ है। लांग वांग जी को यकीन हो गया और अब लांग वांग जी विंग के इस केस को तुरंत कोर्ट में ले जाने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं जहाँ विंग इनोसेंट है, लांग वांग जी को यकीन है, उसकी सिस्टर को यकीन है, उसके भाई को यकीन है, बट बाकी लोगों का भी यकीन नहीं है। इसी कारण इस केस के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस कल होगा इंसाफ, कल मिलेगा असली कल्प्रेट को गुनाह की सज़ा, इस तरह के हेडलाइंस चला रहे हैं। कहीं तो इंस्टाग्राम पेजेस वी वुशान को अब इंसाफ मिलेगा, सच्चाई का सच मतलब एक तरह से सामना होगा, इस तरह के हैशटैग लगा के चला रहे हैं। ये प्रूव कर रहे हैं कि कल तो विंग जेल पहुंचने ही वाला है।
कहीं ना कहीं रील्स में म्यूजिक के साथ विंग कल्प्रेट है शो करने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी खुशी मिल रही है। उन्हें लग रहा है कि सच्ची में यही कल होगा, पर असलियत तो कभी भी पलट सकती है ना। क्या पता कौन कितने पानी में हो, क्या पता सचमुच में कहीं हरासमेंट हुई हो और लोग उसे पूरी तरह से छुपा देते हैं। अब क्या पता कहीं कोई बड़ी एजेंसी किसी स्टार को फंसाने के लिए कुछ कर रही हो। ऐसा ही कुछ कल सबके सामने आने वाला है। वहीं मिंग्याओ श्योर था कि उसके सबूतों से कुछ कहीं ना कहीं विंग को सज़ा मिल जाएगी। लांगवांग जी की टीम क्या कर रही है, लांगवांग जी की टीम के अलावा कभी किसी और को पता चलता ही नहीं। इसलिए अभी तक मिंग्याओ को ये पता ही नहीं कि लांगवांग जी काफ़ी हद तक उसकी गर्दन दबाने का काम करने ही वाले हैं। वहीं विंग के अगेंस्ट ये केस है, इसलिए विंग को कोर्ट आना पड़ेगा। ये बात जब विंग को वांग जी बताता है तो विंग बहुत नर्वस हो जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो पूरी तरह से जैसे नर्वस होके घबरा के सोफे से उठ के रूम में जाके खुद को बंद कर लेता है। जिससे वांग जी प्यार से विंग के डोर को कई बार नॉक करते हैं। जब वांग जी महसूस करते हैं कि विंग का डोर बंद है पर लॉक नहीं है तो वो तुरंत रूम के अंदर आते हैं। जब विंग अपने आप को एक छोटे से बच्चे की तरह अपने फेस को अपने घुटनों में छुपाए हुए बैठा हुआ है और अपने फेस को छुपाकर वो शायद घबरा के रो रहा है। ये देखकर वांग जी बहुत प्यार से विंग के बिल्कुल अपोजिट में बैठ के उसके हाथ पे हाथ रखते हैं जो भी घुटनों के ऊपर थे, जिसे विंग हल्का सा अपना फेस ऊपर करता है। अब वांग जी विंग को देख के बहुत ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देखकर बोलते हैं, विंग मुझ पे ट्रस्ट करो, अब तुम्हारा सच सब लोग जानेंगे, अब रियल कल्प्रेट सबके सामने आएगा, बस मुझ पे यकीन करो और मेरे साथ चलो। कहीं ना कहीं वांग जी जानते हैं विंग कल कोर्ट नहीं जाना चाहता, लेकिन वांग जी को ये भी पता है कि अगर विंग कल कोर्ट नहीं गया तो लोग उसे ऑलरेडी वो कल्प्रेटेड डिक्लेयर कर देंगे या वो जो जेल से भाग रहा है, पुलिस से भाग रहा है, डिक्लेयर कर देंगे, जो वो नहीं चाहते। इसे वो खुद विंग को कोर्ट अपने साथ ले जाने की बात करते हैं, जिसे विंग बहुत नर्वस होकर बोलते हैं, नहीं लंजा, अगर कल कोर्ट जाना इतना ज़रूरी है तो मैं खुद जाऊँगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाए, तुम्हारे ऊपर कोई सवाल उठाए, कोई ये साबित करने की कोशिश करे कि तुम एक कल्प्रेट हो और मेरे साथ मिले हुए हो। कहीं ना कहीं विंग जब प्यार से ये बात बोलता है तो वांग जी इमोशनली विंग को देखकर हो में रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि ये बात भी सच है। अगर विंग और वांग जी एक साथ कोर्ट जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि विंग ने वांग जी को पैसे खिला के ये पूरा केस अपने कंट्रोल में कर लिया है, जो कि गलत होगा, क्योंकि वांग जी ने बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम किया है। हाँ, वो विंग की तरफ जो भी फील करता है वो सेकेंडरी है, पहले उसकी ड्यूटी में उसकी ईमानदारी है जो उसने निभाई है, इसलिए वो विंग की बात पे अग्री हो जाता है। वांग जी पहले ही घर से पुलिस स्टेशन के लिए चला जाता है जहाँ वो अपनी टीम के साथ आप कोर्ट जाएगा। वहीं विंग को लेने जांगशन आता है। विंग जब देखता है कि जांगशन से लेने आए अपने हाथ में विंग के कपड़ों को एक थैला लिए हुए, तो वो कुछ ना बोल के वापस थैला लेके जा ही रहा था जब जांगशन उसे रोक के उसे तुरंत गले लगा लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी भाई, मैं तुम्हें अपनी बात सही से नहीं समझा पाया। मैं चाहता हूँ तुम गलत नहीं हो, पर मुझे उतना ही बुरा लगता है जब लोग तुम्हारी अच्छाई को ना देखकर तुम्हारी कमियों के कारण तुम्हें हर्ट करते हैं। मैं बस तुम्हें परेशानी ना हो यही चाहता था, पर मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ ये बात मुझे बाद में रियलाइज़ हुई। आई एम सॉरी। कहीं ना कहीं जांगशन जब अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है तो विंग स्माइल करता हुआ उसे तुरंत माफ़ कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि जितना वो परेशान है जांगशन भी उतना परेशान है। जांगशन तो बाहर सब कुछ लड़ रहा है, वो तो अकेले या लांगवांग जी के फ्लैट पे सेफ था, लेकिन बाहर तो जांगशन ही है जो सब कुछ कर रहा है। उसके लिए पीआर से बात करना, उसके लिए लॉयर से अरेंज करना, सब काम, तो इसलिए वो अपने भाई को माफ़ कर देता है। और अब ये दोनों भाई यहाँ से सीधा कोर्ट के लिए निकलते हैं। लांगवांग जी के घर से कुछ दूरी पे जांगशन के साथ उनका ऑफिशियल लॉयर भी मिल जाता है। ये सब लोग जब कोर्ट पहुँचते हैं तो विंग के रिपोर्टर्स सवालों से, वहीं कुछ एंग्री फैंस प्लास्टिक की बोतल
अंडों से वेलकम करते हैं। वो तो लकीली गार्ड्स और बहुत सारी पुलिस फोर्स के कारण कोई विंग तक टच पहुंच नहीं पाता है, लेकिन विंग देख सकता है कि लोग कैसे उसके नाम के अगेंस्ट वोटिंग कर रहे हैं, कैसे उसके नाम उसके लिए बड़े बड़े बैरिकेड जिसमें बायकॉट विभूषण एक कल्प्रेट है, विभूषण एक बहुत बड़ा गलत इंसान है, मतलब वर्स्ट लिख कर बड़े बड़े बैरिकेड के साथ खड़े हुए हैं। वहीं विंग बिल्कुल शांति से अब एक एक करके कोर्ट की स्टेप्स चढ़ता हुआ अंदर जा रहा है, जैसे उसे यकीन है कि आज यहाँ उसे सच्ची में इंसाफ मिलेगा, वो सच में निर्दोष है, प्रूफ होगा। उसे रंजा पे यकीन है, उसे अपने भाई पे यकीन है, उसे अपने लॉयर पे यकीन है और उसे अपने भगवान पे यकीन है कि वो गलत नहीं है तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। जहाँ विंग एक ट्रस्ट के साथ इस कोर्ट रूम में जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे लोग जो एक बड़ी सी ब्लैक कलर की रॉयस रॉयल से आए हैं, उनके आने से जैसे एक बार के लिए अब मीडिया उनके फ़ोटोज़ खींच रहे हैं और वो उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मोशानु के पेरेंट्स और मेंग याओ थे, जो एक ही कार में आए हैं। दूसरी कार में उनके रिपोर्टर्स और सेक्रेटरीज आ रहे हैं लॉयर्स के साथ। जब सब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखकर जैसे मोशानु अभी भी परेशान होता हुआ जा रहा है, मेंग याओ अपना नाटक करना शुरू कर देता है। वो मोशानु के कंधे पे हाथ रख के उसे ऐसे ले जाने लगता है जैसे मोशानु इन चीज़ों से कितना दुखी है, वो कितने बड़ा विक्टिम है। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्टर्स भी और ज़्यादा मोशानु को परेशान नहीं करने के जैसे से आराम से ही रास्ता दे देते हैं। जहाँ विंग को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जा रहा था, घेर के उससे अजीब से सवाल पूछे जाते हैं, वहीं मोशानु को बड़े आराम से जाया दिया गया, जैसे मोशानु तो बेचारा कितना भोला इंसान हो। ऐसे मोशानु के बारे में जो अभी मीडिया को यही पता है कि वो एक 18 साल का यंग मतलब इंटर्न था जो इस एम गोल्ड कंपनी के साथ मर्ज हुआ था, लेकिन असलियत में क्या है मोशानु और मेंग याओ आज शायद सबके सामने आ ही जाएगा। मीडिया के कुछ लोग अपने पेट्स के साथ में कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर कैमरा और वो तो आ नहीं सकता है, इसलिए वो लोग नोट पैड और पेन के साथ में एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं। वहीं अब वो केस स्टार्ट होता है जो आजकल की मीडिया में चारों तरफ छाया हुआ है, मोशानु वर्सेस विभूषण, जहाँ पे सबसे पहले तो मोशानु का लॉयर आके सब सारे प्रूफ्स देने लगता है, जैसे विभूषण अपनी पावर को यूज़ करके, अपने सीनियर पोजीशन को यूज़ करके, अपनी फेमस होने की पावर को यूज़ करके एक टीनेजर, एक मासूम से इंटर्न को परेशान कर रहा है, कैसे एक न्यू फ्रेशर ट्रेनी जो अभी इस एजेंसी में आया था उसके ट्रेनिंग रूम में जाकर उसे इनअप्रोप्रिएट वे में टच करता था, जिसमें उसने वो रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें मोशानु फ्लोर पे बैठा हुआ है और विंग का हाथ उसके कंधे पर है, और कैसे वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ होटल्स में ले जाता था। इस तरह की बकवास करते हैं, बहुत सारे प्रूफ देते हैं, जिसमें सबसे पहले अब विभूषण का लॉयर खड़ा होता है। अब वो सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट को सबमिट करने की बातें करता है, जिसपे यहाँ मोशानु को लगा था कि वो सब कुछ सबूतों के साथ है तो पुलिस रिपोर्ट भी उनके पक्ष में आएगी, लेकिन होता उल्टा है, क्योंकि वांग बांग जी आगे आप लॉयर के सामने प्रूफ कर देता है कि मोशानु के दिए हुए स्टेटमेंट्स के और जो रियलिटी है उनमें बहुत अंतर है, जिसमें मैमिया भी सबसे बड़ा सबूत है। मैमिया प्रूफ करती है कि जो मोशानु ने उस रिकॉर्डिंग को शो किया है वो गलत है, यहाँ तक कि मैमिया के पास उस दिन के कुछ फोटोग्राफ्स भी थे, जिससे प्रूव हो जाता है कि जिस समय की वो रिकॉर्डिंग है और जिस समय के फोटोग्राफ हैं दोनों सेम समय है, तो मैमिया सचमुच में वहाँ पर थी। हाँ, मैमिया के पास रिकॉर्डिंग नहीं है पर मैमिया के पास फ़ोटोज़ प्रूव है। वहीं दूसरी तरफ मैमिया ये भी बात प्रूव करती है कि उसने बातें सुनी थी जिसमें विभूषण ने कहीं भी होटल ले जाने के बारे में मेंशन नहीं किया था या बोला था। ये बात सुनकर जज यहाँ तक कि खुद मोशानु का लॉयर भी शॉक हो जाता है, इतना बड़ा सबूत उन्हें मिल गया है, ये देखकर सब लोग शॉक थे। वहीं अब कोर्ट रूम में बैठे हुए रिपोर्टर्स भी एक दूसरे को शॉक में देख रहे हैं, ये क्या हुआ, उन्हें भी एक्सपेक्ट नहीं था। वहीं अब मोशानु का जो लॉयर था वो भी मैमिया से क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, जिसपे मैमिया बिना डरे अपनी सारी बातें बोलती हैं। वहीं
किसी भी क्रॉस क्वेश्चनिंग में मैम या झूठ बोल रही है प्रूव नहीं हो पाता और मैम का वही स्टेटमेंट फाइनल माना जाता है, जिससे कहीं ना कहीं मिंग्याओ की मुट्ठी टाइट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब विभूषण का लॉयर वही सबूत जो कोर्ट में ऑफिसर्स ने सबमिट किए हैं, यानी लांग वांगजी ने, उन सबूतों को एक्सप्लेन करना शुरू करता है। सबसे पहले तो अब नी हुसैन को बुलाया जाता है। यानी हुसैन बताता है कि सचमुच में मो शानू के पेरेंट्स मो शानू को डॉक्टर किंशु से मिलवाते थे। डॉक्टर किंशु जो एक मेंटल जो चैलेंजिंग लोग होते हैं उन्हें ही ट्रीट करती है और उसके ने सचमुच में एक तरीके से मो शानू को ट्रीटमेंट दी है। इस बात का वो खुद आई विटनेस है। जब देता है तो एक बार को अब मिंग्याओ को भी पसीना पसीना आ जाती है। डॉक्टर किंशु को तो उसने छुपा दिया, लेकिन डॉक्टर किंशु के साथ काम करने वाली एक नर्स यानी मेल नर्स नी हुसैन ऐसे आ जाएगा, वो कैसे प्रूव करता या उसने सोचा भी नहीं होगा। मो शानू के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ जब नी सहन की एक तरह से गवाही के बाद अब लॉयर बोलना शुरू करता है। विभूषण का लॉयर, योर ऑनर, इन सारे सबूतों से मैं आपको यही प्रूव करना चाहता हूँ कि मो शानू के हर स्टेटमेंट गलत है। मो शानू इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा? एकदम से कूद के मो शानू का लॉयर बीच में आके बोलता है, जिस पे आप लांग वांगजी जो अभी तक शांति से खड़ा था वो साइड में मैं कुछ बोल सकता हूँ परमिशन लेकर आप कोर्ट से बोलना शुरू करता है, क्योंकि मो शानू एक मेंटली चैलेंज पर्सन है। उसे रियलिटी और भ्रम में अंतर नहीं महसूस होता। उसके पेरेंट्स ने उसे ज़रूरत से ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया स्टार बनने आने के चक्कर में कि उसकी मेंटल स्थिति भी बिगड़ गई। वो उसे क्या सच है क्या हेलुसिनेशन है उसे समझ ही नहीं आता था। उसे कई बार अपने सराउंडिंग में जो नहीं हो रहा होता वो भी फील होने लगता है। वो इतना ज़्यादा अकेला हो गया, इतना ज़्यादा उस पर मेंटल प्रेशर डाला गया कि वो इस स्टेज पे आ गया है। ये उसकी एक सिम्टम है जो डॉक्टर किंशु बहुत सालों से ट्रीट कर रही हैं। उसे मेडिसिन दी जाती है तो वो ठीक रहता है, लेकिन किसी वजह से अगर उसकी डोज को मिस कर दिया जाए या उसकी डोज के साथ छेड़छाड़ हो जाए तो उसे फिर से इसी तरीके से भ्रम दिखने लगता है। जो नहीं होता वो भी चीज़ें उसे ऐसे लगती है जैसे उसकी बॉडी के साथ हो रही है, जैसे उसके पेरेंट्स का और उसी की एजेंसी के ओनर यानी मिंग्याओ का उससे ये बोलना कि विभूषण ने उसके साथ गलत किया है, जो उसने सच मान लिया। मो शानू ने अपनी स्टेटमेंट में जो भी बोला वो उसका एक भ्रम था, उसके साथ ये कभी नहीं हुआ। उसकी इस मेंटल स्थिति का फ़ायदा उठा के गोल्ड एजेंसी ने विभूषण से उसका जो इस साल के एंड में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला था और उसके बाद कहीं वो अपनी एजेंसी शुरू ना कर दे, और अगर वो ऐसा करता तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर उसके अगेंस्ट में विभूषण की एजेंसी ही हो जाती, उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाता। विभूषण जैसा बड़ा स्टार उसकी एजेंसी से जाके खुद का अपना स्टार्ट कर देता तो उसकी एजेंसी में कौन ही आता, सब विभूषण के साथ ही जुड़ना चाहते और उसे जो लॉस होता वो अलग। इसी कारण उसने विभूषण को बर्बाद करने की सोची। विभूषण को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा तो विभूषण की एजेंसी कभी बनेगी ही नहीं। विभूषण उसे छोड़ के जा रहा है, इस चीज़ का गुस्सा भी मिंग्याओ को था। मिंग्याओ जिसने विभूषण के टीनेजर एज में जब वो इस एजेंसी से जुड़ा था उसे इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में बांध दिया था कि सारा प्रॉफिट उसे ज़्यादा होता था। अब बेचारे विभूषण को बहुत कम, यहाँ तक कि उसे फ्रीडम भी नहीं थी अपने पसंद की किस ब्रांड के साथ साइन करना है या नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड जो एनिमल सिक्योरिटी करते हैं उन जैसे ब्रांड्स के साथ भी विभूषण को एड्स करने पड़ते थे जो विभूषण नहीं करना चाहता था। इस तरह की बातें जब लांग वांगजी बोलना शुरू करता है तो अब जज सारी चीज़ों को और अच्छे से देखते हैं। हर बात जो मतलब समय कोर्ट में बोली जा रही है मो शानू या मिंग्याओ के अगेंस्ट में, वो हवा वाली बातें नहीं बल्कि हर चीज़ का सबूत लांग वांगजी ने ऑलरेडी कोर्ट को और विंग के लॉयर को दिया हुआ है, जिसके कारण ये सारी बातें सच है कोर्ट में प्रूव हो जाती है। मिंग्याओ का कॉन्ट्रैक्ट से पहले विभूषण की एजेंसी को बर्बाद करना या विभूषण के करियर को पूरी तरह से ख़त्म करने का ये जो गंदा प्लान था, जब इसके बारे में मीडिया के लोग जब कोर्ट में बैठे हुए सुनते हैं तो वो भी शॉक हो जाते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ उन्हें मिल जाती है कि एम गोल्ड एजेंसी ने कितना गलत किया, विभूषण के साथ एक उभरते हुए स्टार को बर्बाद करने का कितना गंदा प्लान किया, वो भी अपनी ही एजेंसी में न्यू ज्वाइनिंग इंटर्न के बीमारी का फ़ायदा उठा के
अब ये हेडलाइन चारों तरफ पहुंच चुकी है। मिंग्याओ को पहले की तरह लोग सपोर्ट नहीं बल्कि पूरी तरह से अब बॉयकॉट करने की बातें कर रहे हैं। मीडिया में ये सारी खबर आ चुकी है। विंग जब देखता है कि कोर्ट ने लास्ट में उसी के सपोर्ट में वर्डिंग दी है, कोर्ट ने खुल के मिंग्याओ को अरेस्ट करने, उसकी एजेंसी को विभूषण के अगेंस्ट इतना बड़ा फ्रॉड करने और उसके करियर को इतना बड़ा डैमेज देने के लिए बहुत बड़ा फाइन दिया जाता है। इतना बड़ा फाइन कि ऑलरेडी उसकी एजेंसी बैंक्रप्सी के अगेंस्ट पहुंची जाती है। इतना ही नहीं, 10 साल में विभूषण ने जितने भी प्रॉफिट मेकिंग करा है उसे भी प्रॉपर विभूषण को हैंडओवर करने की बात की जाती है। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी के बाद में कौन इस एजेंसी में काम करेगा, इस डर से एजेंसी के बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस बात के लिए मान जाते हैं। मो शानू को उसके मेंटली प्रॉब्लम्स की वजह से तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करके उसे ट्रीटमेंट देने की बातें की जाती हैं। उसके मदर और फादर को उनके बच्चे के साथ जो सब किया, उसके बाद मो शानू की प्रॉपर कस्टडी छीनकर प्रॉपर मो शानू के लीगल गार्डियन किसी और को बनाने की बात की जाती है। इन शॉर्ट, मो शानू के पेरेंट्स को भी 2-2 साल की सज़ा दी जाती है। तो 2 साल जेल में रहेंगे, मो शानू की कस्टडी किसी और को दी जाएगी, उसका लीगल गार्डियन किसी और को बनाया जाएगा। ये भी बोला जाता है मो शानू को इतने बड़े डैमेज के बाद कोई और अब एजेंसी शायद अपने पास रखेगी भी नहीं। वो सब लोग जो विभूषण को कल तक गालियां दे रहे थे, जब ये स्टेटमेंट चारों तरफ पहुंचती है तब वो लोग भी शॉक हैं। दूसरी तरफ विंग इस स्टेटमेंट और वर्डिंग के बाद में इमोशनल होकर वहीं पर कोर्ट में बैठा रहता है। सारा कोर्ट खाली हो चुका है, बाहर चारों तरफ मीडिया में हड़कंप मच चुका है। फाइनल वर्डिंग के बाद लोगों को समझ नहीं आया किस पे सच है कौन झूठ है। अब तो लोगों को ये भी एक फ्रॉड ही लग रहा है। लोगों को लग रहा है कि विभूषण ने इतना पैसा खिला दिया सबको कि सारे सबूतों को पलटा गया। लेकिन मैमिया और नी हुसैन के खुलेआम अब लोगों के सामने मीडिया में इंटरव्यूज़ देने के बाद अब कुछ लोगों को यकीन भी हो गया कि सचमुच में विभूषण इनोसेंट था। वहीं भी इतने शोर शराबे के बावजूद भी अभी भी जब कोर्ट में बैठा हुआ है तो उसे अपने कंधे पे अपनी सीजे का हाथ महसूस होता है, जो आज भी उसके सपोर्ट के लिए कोर्ट में ही थी। अब विंग अपनी बहन को देखता है, इमोशनल होकर विंग को देखते बोलती है, आई मेरा आई इनोसेंट है। अब सारी दुनिया को पता चल गया। मैंने कहा था ना आई, तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो तुम्हारे साथ कैसे भगवान इतना गलत होने देता। अब तुम नजरें मिला के सर ऊंचा करके इस कोर्ट रूम से बाहर चलो। ये बोलता हुआ जैसे याली अपने भाई को यकीन दिला रही है कि अब उसके भाई को ऐसे डर के इस कमरे में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसका भाई खुलेआम सर उठा के चल सकता है क्योंकि वो एक इनोसेंट है। वहीं दूसरी तरफ याली की प्रेगनेंसी को देखकर और बाहर के शोर शराबे मीडिया को देखकर विंग याली को अपने भाई जंगचा और उसके हस्बैंड के साथ पीछे कोर्ट के पीछे वाली तरफ से जाने के लिए बोल देता है ताकि वो कहीं से भी याली को कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए। दूसरी तरफ विंग घबराया हुआ मीडिया के सामने अकेले अपने लॉयर के साथ कैसे जाएगा, नर्वस हो ही रहा था, जब अचानक से विंग को उसके पास में एक इंसान महसूस होता है जो बड़े आराम से अपनी यूनिफॉर्म में कैप लगाए हुए विंग के पास ऐसे खड़ा है जैसे वो अपनी ड्यूटी ही कर रहा है, स्पीड से विंग को बचाने की कोशिश। लेकिन असलियत में विंग को वो सपोर्ट देना चाह रहा है जो विंग इस समय चाहता था किसी अपने के अपने पास होने का। इसलिए विंग अपना फेस साइड में करके वांगजी को देखता है जो बिल्कुल शांति से उसे खड़ा हुआ है और देखकर स्माइल कर वो एक कदम आगे बढ़ाता है जहाँ सब लोग आज भी फड़ाक उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं। सुबह नहीं, अब इवनिंग का टाइम हो चुका है, कोर्ट ऑलमोस्ट बंद होने ही वाला है, शाम आ चुकी है, सूरज जा चुका है। इसलिए इस समय ये लाइट्स की और इस कैमरे की फ्लैश से विंग की एक बार आँखें बंद होती हैं जिसे वो छुपाता है। लेकिन जब वो आँख हटा के देखता है तब लोग जैसे उसे देखकर गिल्टी महसूस करें। वो रिपोर्टर्स जो कल विंग पे वो आज सुबह ही विंग पे अटैक कर चुके थे, विंग को इतना गलत सवाल पूछे थे, अब वो रिपोर्टर भी कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं, बस विंग के फोटोग्राफ ले रहे हैं। लॉयर आगे आकर कोर्ट की फाइनल वर्डिंग क्या थी वो सबको बताता है, जिसे सब लोग उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वहीं पीछे खड़ा हुआ विंग अब
जैसे आंखें बंद करके कुछ नीचे ही गिरने वाला था, जब अचानक से वांग जी के स्ट्रॉन्ग हाथ उसे पीछे पकड़ लेते हैं। जैसे विंग हल्का सा आँख खोल के फिर से वांग जी को देखता है। जब वांग जी एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है विंग, देखो आप सब तुम्हें एक इज्जत और सम्मान से देख रहे हैं जो तुम डिज़र्व करते हो। वहीं वांग जी इस भीड़ बड़ा शोर शराबे को छोड़ के सिर्फ वांग जी की आंखों में देख के बोलता है, पर मुझे अब ये नहीं चाहिए लंजा, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे अब इस शोर में नहीं रहना। विंग जो जानता है कि शायद चीज़ें सुधर गई, उसका सच सबके सामने आ गया, लेकिन उसका वो दिल जो पूरी तरह से अब टूट चुका है वो इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं हो सकता। पिछले कुछ दिनों में जो उसने झेला है, अब वो कभी दोबारा वो झेलने के बारे में इमेजिन नहीं कर सकता। अब वो इस शोबिज़ और इस एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री वाली दुनिया का पार्ट नहीं बन सकता। इसलिए वो वांग जी से यहाँ से जाने की बात कहता है। इसे समझते हुए वांग जी विंग के कंधे पे हाथ रख के उसे भीड़ से निकालते हुए ले जाता है। विंग का लॉयर जोर से विंग का नाम लेकर उसे बुलाने की भी कोशिश करता है, क्योंकि उसका लॉयर चाहता था कि विंग भी उसके साथ एक इंटरव्यू का पार्ट बने, लेकिन शायद विंग नहीं बन सकता था। उसने कोशिश की, यहाँ आके खड़े होकर हिम्मत भी दिखाई, लेकिन नहीं कर पा रहा है। वो एक कदम आगे बढ़कर इस शोबिज़, यही कह दो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बन पा रहा, इसलिए वो अकेले अब वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग को उस भीड़ से निकाल के बाहर ही लाया था, जब जंगचा और यानली कोने में खड़े हुए विंग का वेट कर रहे थे, जहाँ यानली तुरंत विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाती है। वांग जी अपनी ड्यूटी पे हैं, वो अभी यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि बाकी लोगों को भी उसे प्रोटेक्ट करना है। जब तक यहाँ से सब लोग सही से नहीं जाएंगे उसका मतलब वो नहीं जा सकता। चढ़ा से में यहाँ भगदड़ मच जाए, रिपोर्टर्स के बीच में ही कुछ बहसबाजी हो जाए, इसलिए वो यहीं रहता है अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग। लेकिन विंग वहाँ से चला जाता है। पीछे मुड़ के विंग वांग जी को लास्ट टाइम स्माइल करके देखता है, जहाँ वांग जी भी विंग को स्माइल करके देख रहे हैं। विंग और वांग जी की स्टोरी शायद आज यहीं रुक जाती है। अब विंग वांग जी से क्यों मिलेगा? विंग तो एक बहुत फेमस स्टार है, उसे अब क्या ज़रूरत इस पुलिस ऑफिसर को टाइम देने की? उसका केस यहीं तक था जो सॉल्व हो गया। वांग जी की फाइनल रिपोर्ट उसने सबमिट कर ही दी आज कोर्ट में, जहाँ ये केस अब उससे ले ली भी गया है। विंग और वांग जी का क्या यही अलविदा था? वांग जी यही सोचते हुए विंग को देख रहा है, जिसकी कार अब जा रही है। विंग की कार वहाँ से दूर तो हो रही है, लेकिन वांग जी के दिल में जिसे बहुत ज़्यादा बेचैनी छोड़ रही है। विंग के साथ बिताए हुए कुछ समय वांग जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, इसे विंग के जाते ही वांग जी को बहुत शार्प दिल में पेन महसूस होता है। वो अपनी ड्यूटी करते हैं, वहीं शांति से खड़ा रहता है। आज का दिन वांग जी की ज़िंदगी का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डे था। आज का दिन ख़त्म होते होते वांग जी के लिए हर चीज़ बहुत मुश्किल हो रही है। घर जाना जैसे उसे कितना मुश्किल लग रहा हो, घर जाकर यही खाली घर उसे फिर से मिलेगा। वांग जी यही सोच के अपने फ्लैट का डोर ओपन करता है। सराउंडिंग में विंग को ना देखना उसे बहुत ज़्यादा शार्प पेन महसूस करवाता है। वांग जी अपने फ्लैट का डोर बंद करके आगे की तरफ अपने कोट को और अपने हेड को रखता हुआ आगे की तरफ 2 कदम और बढ़ाता है, जब अचानक से किसी के रूम से निकलने की उसे आवाज़ आती है, जिसे अचानक से वांग जी नज़र ऊपर करके देखता है तो विंग वही रूम जो वो पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा है, उस रूम से बड़े आराम से, बड़े कैजुअली एक टी शर्ट और पजामे में निकलते हुए बड़े आराम से वांग जी को देखते हुए था। लंजा तुम आ गए, चलो आज मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाता हूँ, बोलता हुआ वांग जी को इग्नोर करता हुआ विंग सीधा उसके ओपन किचन के अंदर घुस जाता है, जिसे वांग जी शॉक में विंग को देखने लगता है। इसे विंग अब वांग जी को देखकर बड़े आराम से कॉफ़ी बनाते बोलते हैं, क्या हुआ लंजा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जाओ फ्रेश होके आ जाओ, आज का दिन बहुत लंबा था, तुम फ्रेश होके आओ, मैं जल्दी से डिनर और कॉफ़ी रेडी करता हूँ। इस बात पे अब वांग जी विंग को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है। वांग जी को लग रहा है कि वो सपना देख रहा है, ये सचमुच में एक सपना ही तो होगा, है ना। वी भूषण जितना फेमस स्टार है वो क्यों वांग जी के घर में वापस आएगा? वो तो अपनी फैमिली के साथ गया था। वांग जी यही सोच रहा था, जब हिलता नहीं तो विंग अब थोड़ा गुस्से वाली आवाज़ में बोलता है, लंजा मुझे भूख लग रही है, जल्दी जाओ फ्रेश होके आओ, फिर मुझे तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीनी है, डिनर करना है, जाओ। एकदम से
विंग जब ऑर्डर देता है तो वांग जी जैसे बिल्कुल बच्चे की बात तरह बात मानता हुआ वहाँ से तुरंत फ्रेश होने चला जाता है। जल्दी जल्दी से फ्रेश होता है। आज जितना जल्दी तो वो लाइफ में कभी नहीं नहाया होगा। जैसे 2 मिनट में वो रेडी होकर बाहर आता है तो देखता है सचमुच में विंग अभी भी यहीं पर है, उसी के फ्लैट में, और आज भी वैसे ही कॉफ़ी का मग लिए हुए हल्का हल्का उसी के फ्लैट में एक म्यूज़िक चलाकर उसी जगह बैठा हुआ है, उसी चेयर पे जहाँ वो परसों बैठा हुआ था। ये देखकर वांग जी शॉक में अब विंग के पास वाली चेयर पे दूसरा कॉफ़ी का मग उठा के बैठ जाता है। इसे विंग वांग जी को स्माइल करते हुए देख के बोलते हैं, क्या हुआ लंजा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, जैसे मैं तुम्हारा कोई नया केस हूँ जो तुम्हें सॉल्व करना हो। विंग जैसे मजाक में वांग जी को छेड़ते हुए बोलता है। तो वांग जी कुछ ना बोल के बस विंग को ही देख रहा था। मुझे अपने घर वापस नहीं जाना लंजा, मुझे फिर से वहाँ नहीं जाना। तो रुक जाओ, वांग जी बिना डरे एकदम साफ बोलता है। तो यहीं रुक जाओ मेरे पास, यहाँ। विंग अब एकदम से वांग जी को इमोशनल होकर बोलता है, किस हक से? मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा एक कल्प्रेट था जो बाद में इनोसेंट निकला। इसके अलावा मैं कौन हूँ लंजा? अब वांग जी पता नहीं शायद उसके मन में एक होप आ गई विंग का अचानक से यहाँ आना और ये बोलना वो वापस नहीं जाना चाहता अपने घर। वांग जी को कहीं से तो कोई हिम्मत दे देता है। ऐसे वो बिना रुके कप साइड में रख के बिल्कुल विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को खड़ा कर देता है। जैसे विंग एकदम से वांग जी के सामने खड़े हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और वांग जी बिना रुके बोलते हैं, मेरा पार्टनर बन के, मेरा लाइफ पार्टनर बन के रुक जाओ, इस घर की शेयर ओनर बन के रुक जाओ। इस बात पे विंग एक टूटी हुई हंसी से बोलता है, पर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ लंजा, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारी जॉब क्या तुम्हारे इस खर्चीले और हाई मेंटेनेंस वाले बॉयफ्रेंड को संभाल पाएगी? वांग जी को चिढ़ाता हुआ विंग अभी एक कदम बिल्कुल आगे आगे बिल्कुल वांग जी के फेस के पास आ जाता है। इसे वांग जी बिना मौका गवाए अपने हाथ को विंग की कमर में डाल के उसे जोर से अपनी साइड खींच के उसके लिप्स के पास हल्के से बोलता है हाँ, और तुरंत विंग को पैशनेटली किस करने लगता है, जो विंग के लिए एक बहुत ज़्यादा प्यारा मोमेंट था। विंग तुरंत अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक में रैप करके उसी किस को उतना ही एग्रेसिवली रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों अब खुल के आम इस रूम में खड़े होकर एक दूसरे को पैशन के साथ किस कर रहे हैं, बिना ये नोटिस करें कि शायद बाहर से उन दोनों को किस करने को कोई भी देख सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल बालकनी के बाहर सामने तो खड़े हैं। लेकिन उन दोनों को इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब वांग जी अभी बहुत देर तक किस करने के बाद थोड़ा सांस लेने के लिए एक दूसरे से अलग होते हैं। अभी भी उन दोनों के माथे एक दूसरे को टच हो रहे हैं। जब बहुत ज़ोर से सांस लेते हुए कहते हैं, मुझे यहीं रहना लंजा, ऐसे ही तुम्हारे साथ इस भीड़ से दूर, सबसे दूर, जहाँ मैं बिल्कुल तुम्हारी इस प्यारी सी सैंडलवुड स्मेल को फील कर सकूं, तुम्हारी प्रोटेक्शन को फील कर सकूं। मुझे वापस वहाँ नहीं जाना लंजा, उस जगह जहाँ सिर्फ शोर शराबा हो। मुझे यहाँ रहना है तुम्हारे पास। प्लीज़ मुझे अपने पास रख लो लंजा, प्लीज़ मुझे अपने अंदर छुपा लो। ये बोलता हुआ विंग अब वांग जी के जैसे माथे से और ज़्यादा अपने माथे को प्रेस करने लगता है। वहीं वांग जी बिना मौका गवाए अब विंग को तुरंत गले लगा के उठा लेता है, जिससे विंग अपने दोनों पैरों को वांग जी की कमर पर रैप और अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन में रैप कर लेता है। वहीं वांग जी विंग को ऐसे ही लिए हुए आज अपने रूम में विंग को लेकर आता है, जहाँ चारों तरफ विंग को अपने ही केस से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। अपने मोशानु के विंग याओ के फ़ोटोज़ मिलते हैं। इसे विंग समझ जाता है जैसे वांग जी जब से ये केस स्टार्ट हुआ है उसी के केस के लिए ही काम कर रहे हैं। पर वांग जी का ध्यान इन चीज़ों पे नहीं बल्कि विंग पे है, जिसे वो बहुत प्यार से अपने बेड पर लेटा के सीधा उसके ऊपर आके कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हें अपने पास रख लेता हूँ, सबसे छुपा के, सिर्फ अपना बना के। और ये बोलकर वांग जी बिना मौका गवाए अब विंग की लिप्स को कैप्चर कर लेता है। और अब तो उसका अपने ऊपर से जैसे कंट्रोल पूरी तरह से गुम हो चुका है। अब तो जो उसके दिमाग में आ रहा है बस उसे वो करना है, विंग को अपना बनाना है, विंग को अपने इतना
पास लाना है कि वो दोनों जैसे एक ही सोल बन जाए। इसलिए वांग जी बहुत जल्दी से विंग के कपड़े रिमूव करने में लग जाते हैं। वही विंग के हाथ भी वांग जी से कुछ कम नहीं है, उतनी ही स्पीड से वांग जी की बॉडी से कपड़े रिमूव कर रहे हैं। थोड़ी देर में ये दोनों एक दूसरे की नेकेड बॉडी को जैसे अब फील करने लगे हैं, अपने लिप्स से, अपने हाथों से, अपने फिंगर से। वांग जी के लिप्स विंग की लिप्स से अब उसकी नेक, उसकी चेस्ट, उसके निपल्स, उसकी नेवल सब पे मूव कर रहे हैं। वहीं विंग के मुंह से वाइनिंग साउंड निकले जा रहे हैं और दूसरी साइड से उसके हाथ वांग जी की बॉडी पे भी उसी तरह से मूव कर रहे हैं। अब वांग जी विंग की पूरी बॉडी को जब अपने किस और मार्क से मार्क कर लेता है तो विंग तुरंत उसे फ्लिप करके अब उसके ऊपर आ गया है। जैसे वांग जी की अभी थोड़ी देर पहले अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं था, वैसे ही अब विंग का अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं है। अब विंग के लिप्स हैं जो वांग जी की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वांग जी की स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी, ये स्ट्रॉन्ग 6 पैक एब्स, विंग उन्हें हर चीज़ को अपने हाथ तो नहीं बल्कि अब अपने लिप्स से फील कर रहा है। थोड़ी देर में ये दोनों पूरी तरह से एक दूसरे की बॉडी को एक्सप्लोर करने में लग चुके हैं और अब तो वांग जी की हालत बेहाल हो चुकी है। उसका लोअर पार्ट इतना एक्टिव है कि अब उसके लिए 1 मिनट भी सब्र करना मुश्किल है। इसलिए वो तुरंत विंग को फ्लिप करके अब तुरंत विंग को पहले फिंगर से प्रिपेयर करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता विंग को ज़रा सा भी पेन हो। वो बहुत पहले राउंड में सॉफ्ट रहना चाहता है, इसे वो पहले अच्छे से विंग को प्रिपेयर करता है और फिर तुरंत एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देता है। ये राउंड विंग के लिए बहुत मुश्किल था। विंग की बॉडी जिसने आज तक कभी कुछ ऐसा फील नहीं किया था, आज वो किसी और के लिए अपना सब कुछ देने के लिए रेडी है। विंग की मॉर्निंग और पेन दोनों एक साथ उसके फेस से देखा जा सकता है। उसकी आंखें जिनमें हल्के हल्के से आंसू आ गए, लेकिन इन हालत में भी विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा है वांग जी को। वांग जी अब अपनी बॉडी से जैसे कंट्रोल लूज ही कर चुका है। वो अब थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो गया है और अब उसकी एक तरह से जो वो कर रहा है उसकी आवाज़ें पूरे रूम को घेर चुकी हैं और अब इन दोनों की बॉडी सोल एक बन ही चुकी है। विंग और वांग जी जो शुरुआत प्यार से कर रहे थे, अब वो पूरी तरह से लस्ट और रोमांस में डूब चुके हैं। एक राउंड से दूसरा राउंड, दूसरे से तीसरा, अब लास्ट में 5th राउंड के बाद ही इनकी बॉडी जैसे इन दोनों से अब अलग हो पाई है। दोनों इतना टायर्ड हो गए कि बिना कपड़े चेंज करे, बिना फ्रेश हुए, बिना क्लीन करे ऐसे ही बेड पे बेहोश ही हो गए। थोड़ी देर बाद जब वांग जी को होश आता है तो वही विंग को क्लीन करता है, अपने रूम को क्लीन करता है, बेडशीट चेंज करता है और फिर दोनों एक दूसरे के बाहों में सो रहे हैं। विंग इस वार्मनेस में अब बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा पीसफुल फील कर रहा है। वहीं वांग जी की वो लोनली लाइफ जिसमें सिवाय काम के कोई नहीं था, वहाँ विंग की ये मौजूदगी उसे बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है। ये दोनों जैसे आज रात कंप्लीट फील कर रहे हैं। मॉर्निंग में विंग सबसे पहले अपनी फैमिली को ही ये बात इन्फॉर्म करता है कि वो और लांग वांग जी, ऑफिसर लांग वांग जी रिलेशनशिप में आ गए हैं, जो ढांचा के लिए एक बहुत बड़ा शौक, पर याली के लिए कोई शौक नहीं था। पिछले कुछ दिन में विंग की हर बात में, उसकी हर फ़ोन कॉल में वांग जी की मेंशन जो वो करता था देखकर याली को तो शक हो ही गया था। वहीं शिचैन को जब वांग जी ने ये बात बताई तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो तुरंत उन दोनों से मिलने उनके फ्लैट पे आ जाते हैं और खुशी में विंग को वांग जी के सारे बचपन के राज भी खोल देते हैं, जिसे वांग जी को बहुत एम्बेरसमेंट सी फील होती है। लेकिन वांग जी इस कुछ नहीं बोलता। विंग बहुत खुश है अपनी इस नई दुनिया में, इसलिए वो अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। वो रिटायरमेंट ले रहा है। वो ऑफिशियली अपने ही वीबो पेज पे डिक्लेयर करता है, जिससे उसके फैंस को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन फैंस भी अब क्या बोलेंगे, एक टाइम पे वो भी तो विंग के अगेंस्ट चले गए थे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने विंग के बारे में गलत बोली थी। अब विंग सचमुच में इंडस्ट्री से दूर होना चाहता है तो कोई उसे कुछ कह नहीं पाता है। कुछ लोग उसका सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उससे माफिया मांगते हैं कि उन्होंने सही टाइम पे विंग का सपोर्ट नहीं किया था। जांग चैन जो पैसा अभी उन्हें एम गोल्ड इंडस्ट्री एजेंसी से मिला है, बहुत बड़ा अमाउंट जो बाद में मिंग्याओ के एक से लोग मिला है, उस अमाउंट को कहीं और ना यूज़ कर एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने की सोचते हैं, जहां वो ऐसे ट्रेनिंग
जिन्हें इसी तरीके से जो बड़े बड़े 10-10 साल 15-15 साल के कॉन्ट्रैक्ट में बांध दिया जाता है, जहाँ उन्हीं की मेहनत के पैसे उन्हें नहीं मिलते बल्कि कभी 60% कभी 70% एजेंसी ही रख लेती हैं। इस तरह के नॉर्म्स के अगेंस्ट में एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जाती है, जहाँ पे ट्रेनी और न्यू कमर्स के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट के बनाए जाएं या उनके सपोर्ट में काम किया जाए। ऐसे कामों के लिए जंचार लग चुका है, जो अपने आप में काफ़ी मीडिया हाउसेस ने कवर किया, जिससे काफ़ी सारे गवर्नमेंट एजेंसी के लोग भी जंचा से मिले। वहीं जंचा इस काम में लग गया है, तो वहीं विंग सबसे अलग एक शांत भरी जिंदगी बिता रहा है। आज विंग को उस केस को जीते हुए करीबन 1 साल हो गए हैं। 1 साल बाद आज विंग अपने गिटार के साथ एक हॉस्पिटल के एक चैरिटेबल हॉस्पिटल के किड्स सेक्शन में हल्का हल्का म्यूज़िक प्ले कर रहा है। ये सारे बच्चे कैंसर के पेशेंट हैं और कैंसर से फाइट कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ इनकी ज़िंदगी इतने बड़े उतार चढ़ाव से गूंज रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विंग इनकी शांति के लिए, इन्हें सपोर्ट करने, इनके लिए एंटरटेनमेंट के काम के लिए यहाँ हल्का सा एक छोटा सा अपना कॉन्सर्ट टाइप कर रहे हैं, जहाँ डॉक्टर्स नर्सेस भी खुशी से ये देख रहे हैं कैसे छोटे छोटे बच्चे विंग के गिटार के बजाने, जहाँ वो बैठ के बजा रहा है उस सराउंडिंग में कभी ताली बजा रहे हैं, कभी खुशी से हल्का हल्का खड़े होकर डांस कर रहे हैं, फिर दोबारा थक के बैठ जा रहे हैं। ये देखकर डॉक्टर भी खुश हैं। विंग अब इसी तरह के काम करता है। वो अपने म्यूज़िक को अभी तक नहीं भूला है। कभी वो गिटार तो कभी वो इसी तरह से फ्लूट बजा के अलग अलग चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और उनमें परफॉर्मेंस देता है, लेकिन ये हमेशा विंग नॉन प्रॉफिटेबल ही करता है, मतलब बिना कोई पैसे लिए हुए। विंग सिर्फ अपने म्यूज़िक को एंजॉय करता है, पैसे के लिए नहीं, बल्कि इसी तरीके से कभी किसी को सिखाने के लिए, कभी किसी के एंटरटेनमेंट के लिए, तो कभी इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। विंग अपनी इस हैप्पी लाइफ में बहुत खुश है, जहाँ वो म्यूज़िक प्ले करके बच्चों के साथ प्यार से, उनका खुशी से, वो उसके लिए जैसे ताली बजा रहे हैं, उन्हें देखकर उनके सर पे हाथ फिरा रहा था, तो देखते हैं कि उसका हस्बैंड डोर पे उसे पिक करने आ गया है। टांग वांग जी अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में विंग को लेने यहाँ पहुँच चुके हैं। आज भी वांग जी एकदम कोल्ड फेस के साथ खड़े हैं, लेकिन विंग जब खुशी से सारे बच्चों के सामने उसे एज अ हस्बैंड इंट्रोड्यूस करवाता है, तो कान फ्लैश में रेड हो चुके हैं। वांग जी और विंग ने करीबन अपने रिलेशनशिप में आने के 8 महीने बाद शादी कर ली थी लीगली। अब ये दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है। वांग जी विंग सबसे दूर अब एक न्यू टाउन में शिफ्ट हो गए हैं। बड़ी सिटी वाला शोर नहीं, एक शांत जगह जहाँ वांग जी की भी ड्यूटी अच्छी चल रही है, ज़्यादा कोई क्रिमिनल केस नहीं होते। वो अपने हस्बैंड और अपनी ड्यूटी के साथ यहाँ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। विंग वांग जी को देखकर कूदता हुआ सबको इग्नोर करता है। खुशी से विंग वांग जी को आके गले लगा लेते हैं। जैसे वांग जी के कान तो ब्रश में रेड है, पर वो बड़े प्यार से विंग के कमर पे हाथ रख के खड़े चलें प्यार से पूछता है। जिसे विंग स्माइल करता कहता है, हाँ लंजा, आज मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे पता है और तुम मुझे ज़्यादा थकाव दोगे रात में, इसलिए अब घर जाके रेस्ट ही करते हैं। ये बोलता हुआ विंग जैसे वांग जी को सबके सामने कि वो दोनों रात में क्या करते हैं वो बताता है, जिसके कारण वांग जी ब्लश करता हुआ अपने फेस को बहुत कंट्रोल करता हुआ में रिस्पॉन्स करके विंग के साथ बच्चों को बाय करके प्यार से चला जाता है। इन दोनों की लाइफ ऐसे ही शांति और पीसफुल आगे स्पेंड होगी, यही हम लोग होप करते हैं। और आज का पार्ट यहीं ख़त्म हुआ। सो कैसा लगा मेरा वन शॉट कमेंट में ज़रूर बताना। अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।